बेसिकली वुड्रो विल्सन ने लिबरल थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में बात क्यों की? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो एक मैन मेड डिजास्टर था जिसमें टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड, क्यों लीग ऑफ नेशन सक्सेसफुल नहीं बन पाया? लिबरल थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। of international politics. Origin. Origin of liberal theory of international politics. It can be traced to World War I. So after World War I, US President Woodrow Wilson, who was the leading figure that emerged out of World War I, he advocated that the world can be saved from man-made disaster like World War I. इनका ये कहना था कि दुनिया को can be saved by man-made disaster. Disasters like World War I. Provided we have an international organization that will be responsible for bringing peace. Peace लाने की responsible for bringing peace. ध्यान से सुनना मेरी बात. वुड्रो विल्सन ने कहा कि दुनिया में पीस लाई जा सकती है, मैन मेड डिजास्टर से बचा जा सकता है, वर्ल्ड वॉर से बचा जा सकता है, और वर्ल्ड वॉर वन नहीं, वर्ल्ड वॉर टू नहीं, वर्ल्ड वॉर वन. कहा दुनिया में बचा जा सकता है वर्ल्ड वॉर वन जैसे कंडीशन से. क्यों बचा जा सकता है दुनिया में और किस तरीके से बचा जा सकता है वर्ल्ड वॉर वन जैसे कंडीशन से? तो यूएस प्रेसिडेंट का ये कहना है कि दुनिया को अगर तुम्हें बचाना है तो वुड्रो विल्सन ने कहा यू नीड टू हैव इंटरनेशनल organizations that can be responsible for bringing peace. Otherwise, you will continue to have man-made disasters like World War I. और वुड्रो विल्सन ने कहा इसके लिए हमें कुछ काम करने की जरूरत है. कहा हमें सीक्रेट डिप्लोमेसी को एंड कर देना है. सीक्रेट डिप्लोमेसी को एंड कर दो और ओपन डिप्लोमेसी की शुरुआत करवाओ. पहला पॉइंट नंबर 1, सीक्रेट डिप्लोमेसी को एंड करके और ओपन डिप्लोमेसी की शुरुआत करो. दूसरा, डिप्लोमेसी पर, नेगोशिएशंस पर स्पेशल फोकस होना चाहिए. एंड वी नीड टू हैव an international organization like international organization. And on his initiative, League of Nations came into existence in 1919. League of Nations क्या था? तो यूनाइटेड नेशंस 1945 में आया. लीग ऑफ नेशंस 1919 में आया. 1919 में लीग ऑफ नेशंस आया. लीग ऑफ नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किस तरीके से वर्ल्ड को
मैन मेड डिजास्टर से बचाया जा सके, क्योंकि हमारे पास कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसी चीज थी नहीं, और उस समय पीस को इंश्योर करने का इकलौता तरीका बैलेंस ऑफ पावर हुआ करता था। वुड्रो विल्सन ने कहा कि हमें कलेक्टिव सिक्योरिटी के मैकेनिज्म पर स्पेशल फोकस करने की जरूरत है। कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है? कि सिक्योरिटी को इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशंस की होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? सिक्योरिटी इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशंस की होनी चाहिए। और वुड्रो विल्सन ने कहा दैट वी नीड टू फोकस मोर अपॉन ओपन डिप्लोमेसी, वी नीड टू फोकस मोर अपॉन नेगोशिएशंस and organizations like League of Nations that came into existence in 1919। हमें इन चीजों पर फोकस करने की आवश्यकता है। तो दो तीन चीजों के बारे में वुड्रो विल्सन ने कहा। वुड्रो विल्सन ने लिबरल थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में बात क्यों किया? इसलिए किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो एक मैन मेड डिजास्टर था, जिसमें टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड and millions of people were displaced। वुड्रो विल्सन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लीडिंग फिगर बन के इमर्ज हुए, क्योंकि अमेरिका उस समय, अमेरिका का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था, इकोनॉमिक प्रोडक्शन था, वो जर्मनी और ब्रिटेन के कंबाइंड प्रोडक्शन को ऑलरेडी पास कर चुका था, एंड अमेरिका इमर्ज्ड एज द लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद वुड्रो विल्सन की बात जो वर्ल्ड लीडर्स थे उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया। ही वॉज द लीडिंग फिगर। और वुड्रो विल्सन ने कहा कि ऐसा क्या मैकेनिज्म लाया जाए जिससे फ्यूचर में वी विल नॉट हैव एनी मैन मेड डिजास्टर लाइक वर्ल्ड वॉर वन। ऐसा क्या मैकेनिज्म हम लेकर के आए जिससे फ्यूचर में वी विल नॉट हैव कन्फ्लिक्ट लाइक वर्ल्ड वॉर वन which has got the potential to wipe out humanity। और वुड्रो विल्सन ने कहा that we need to do a couple of things, and those things are, वर्ल्ड वॉर वन की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां सीक्रेट डिप्लोमेसी होती थी। वुड्रो विल्सन ने कहा कि नहीं, सीक्रेट डिप्लोमेसी जैसी कोई चीज नहीं, यहां सीक्रेट डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, जो कुछ भी होना चाहिए वो ओपन डिप्लोमेसी होना चाहिए। अब वहां सीक्रेट डिप्लोमेसी कंट्रीज के बीच में कैसे होती थी? किसी को नहीं पता है कि दो नेशन है, मान लिया 10 नेशन है, ए से लेकर के, और ABCDEF। अब मान लिया ए और एफ के बीच में सीक्रेट कोऑपरेशन चल रहा है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। अब मान लिया ई ने अगर एफ पर अटैक किया तो ई पर ए अटैक कर देगा, और ई तो ये मान के चल रहा है कि एफ और ए के बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि पब्लिक डोमेन में ऐसा कोई अग्रीमेंट है नहीं, लेकिन दोनों के बीच में सीक्रेट अग्रीमेंट हो चुका है ए और एफ के बीच में। इस सीक्रेट अग्रीमेंट की वजह से जब ई ने एफ पर अटैक किया, सो ई विल बी अटैक्ड बाय ए एंड सरप्राइज ए। अब हर किसी के मन में एक दूसरे को लेकर डाउट आना शुरू हो जाएगा। तो ई भी डी के साथ मान लिया कोलैबोरेट कर रहा है, बी सी के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। अब सब मिल करके एक दूसरे पर अटैक करना शुरू करेंगे। इसलिए वुड्रो विल्सन ने कहा कि नहीं, सीक्रेट डिप्लोमेसी का जो सिस्टम है ये बंद किया जाना चाहिए, एंड वी नीड टू हैव द सिस्टम ऑफ ओपन डिप्लोमेसी। जो भी अग्रीमेंट होना चाहिए, जो भी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव होने चाहिए, वो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव शुड बी इन पब्लिक डोमेन, पहला। दूसरा, वुड्रो विल्सन ने यह कहा कि नेगोशिएशंस पर बहुत फोकस किया जाना चाहिए, एंड देयर शुड बी also focus we also need to focus upon the mechanism of collective security। इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे कि जहां सिक्योरिटी इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑन हिज इनिशिएटिव लीग ऑफ नेशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस which was responsible for ensuring peace at global level। But it is quite ironical that even though League of Nations came into existence at the initiative, at the insistence of Woodrow Wilson, but League of Nations could not become successful। क्यों League of Nations successful नहीं बन पाया? League of Nations successful इसलिए नहीं बन पाया कि League of Nations basically League of Nations could not become a successful organization that it came into existence at the insistence of United States of America। लेकिन यूएस खुद ही लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बन पाया।
क्यों यूएस लीग ऑफ नेशंस का मेंबर नहीं बन पाया? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसी भी ट्रीटी का पार्ट तभी बन सकता है जब यूएस प्रेसिडेंट ने सीनेट को बताया हो कि मैं ये अग्रीमेंट साइन करने जा रहा हूं और यूएस इसका पार्ट बनेगा। अगर सीनेट को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो अमेरिकन सेनेट उसको रेटिफाई नहीं करेगी और यूएस उस ट्रीटी का पार्ट नहीं बन सकता है। लीग ऑफ नेशंस के बारे में कहते हैं दैट अमेरिकन सेनेट वाज नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, इसीलिए वुड्रो विल्सन ने उस ट्रीटी को साइन किया, बट अमेरिकन सेनेट डिड नॉट रेटिफाई इट एंड अमेरिका कुड नॉट ज्वाइन लीग ऑफ नेशंस। तो यूएस ने ही कहा था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए पीस को इंश्योर करने के लिए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो पीस को इंश्योर करेगा। लेकिन यूएस खुद ही जो वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, दैट इज लीग ऑफ नेशंस, यूएस कुड नॉट बिकम इट्स मेंबर। नेवरदलेस, liberals, they are of the view that peace and cooperation in international arena can be ensured, peace and cooperation at international level can be increased. philosophical basis क्या है of liberalism? मतलब लिबरलिज्म अपनी ओरिजिन किन किन स्कॉलर्स से ट्रेस करता है। सो फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ लिबरलिज्म, इट कैन बी ट्रेस्ड टू the works of scholars like 1. John Locke, 2. Immanuel Kant. First one is John Locke. Second one is Immanuel Kant. Immanuel Kant. Third one is Richard Cobden. And fourth one is Jeremy Bentham. इन सारे स्कॉलर से हम फिलोसॉफिकल ओरिजिन ऑफ लिबरलिज्म ट्रेस कर सकते हैं। कैसे ट्रेस कर सकते हैं? फर्स्ट, जॉन लॉक, वैसे भी ही इज नोन एज फादर ऑफ, जॉन लॉक इज नोन एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। आगे जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पढ़ेंगे दैट ही इज नोन एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म, पॉइंट नंबर 1। एंड जॉन लॉक सेज that cooperation is the basic feature of human being. Cooperation is a part of innate behavior of human being. क्यों? Cooperation इसलिए basic nature है human being का because human being is by nature rational. Man is rational by nature. And since man is rational by nature, so rationality of man is rational by nature, and rationality of man makes him remaining social. Man does not infringes upon someone else's, upon others' rights. ऐसा जॉन लॉक का कहना है। क्यों ऐसा? इसलिए कहना है बिकॉज मैन इज रैशनल, और इंसान को ये पता है कि अगर मैं दूसरे के राइट्स को इन्फ्रिंज करूंगा तो मेरे भी राइट्स को इन्फ्रिंज किया जा सकता है। So there is no point in infringing someone else's right when your rights can also be infringed upon by others. Since your rights can be infringed upon by others, so you will not be infringing upon others' rights. तुम दूसरे के rights को trample नहीं करोगे. You will not be trampling upon someone else's right because your own rights can also be trampled upon. Your own rights can also be destroyed. That is why you will not be destroying someone else's right. दूसरा पॉइंट क्या है कि man is rational by nature and rationality of man makes him remaining social. So there is no point for man to go against each others. Man needs to remain social. क्यों? क्योंकि उसका फायदा ही इसी चीज में है।
अगर वो सोशल नहीं रहेगा, अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगा, तो फिर उसका जो फेलो बीइंग है वो भी कोऑपरेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब है दैट इवेंचुअली उसको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। तो रेशनैलिटी ऑफ मैन मेक्स हिम रिमेनिंग सोशल। सो कोऑपरेशन इज द इनेट नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारे नेचर का पार्ट है कोऑपरेशन, क्योंकि हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। इमैनुअल कैंट का क्या कहना है? इमैनुअल कैंट का ये कहना है, ही रोट अ पैम्फलेट नेम्ड परपेचुअल पीस। और इस पैम्फलेट में इमैनुअल कैंट ने ये कहा दैट परपेचुअल पीस, कहा कंट्रीज ऑफ यूरोप they can live in a state of perpetual peace provided they can adopt free market economy. One, if countries are able to adopt free market economy, point number one. And point number two, if they can adopt free trade area with each others so that they can trade freely, one, and they can have फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब मैंने आपको पहले बताया हुआ है दैट एवरीथिंग वुड बी वर्कड आउट बाय द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, फ्री मार्केट इकोनॉमी में। एंड देयर विल बी वेरी लेस इंटरवेंशन ऑफ स्टेट। स्टेट इज वेरी मच लाइक अ रेगुलेटरी स्टेट। समझ गए मेरी बात? तो इमैनुअल कैंट ने अपने पैम्फलेट में ये लिखा परपेचुअल पीस में, that you can have free market economy provided you have free market economy and free trade area, countries can live in a state of perpetual peace। आप कहेंगे सर कैसे? ये कौन सा लॉजिक है? लॉजिक ये है कि अगर आप इकोनॉमिकली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो आपको ये बात पता होगी कि मेरा बेनिफिट किस चीज में है। अगर मैं वॉर करूंगा तो आपका बेनिफिट वॉर में नहीं है, आपका बेनिफिट इस चीज में है कि आप एक दूसरे के साथ फ्रीली ट्रेड कर सके, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। सो इमैनुअल कैंट सेज दैट if there is a free market economy adoption by countries, if there is a free trade area between them, and if they're able to adopt democracy, then countries of Western Europe, they can live in a state of perpetual peace। Immanuel Kant कौन थे? He was a 19th century German philosopher। और इमैनुअल कैंट का कहना था कि आप परपेचुअल पीस के स्टेज में रह सकते हो, आप वॉर से बच सकते हैं, provided you have adopted democracy and you have adopted free market economy principles। And then the third person is Jeremy Bentham। Jeremy Bentham, he has talked about cooperation among nation states। क्या कहा है जेरेमी बेंथम ने? जेरेमी बेंथम, he has talked about cooperation among nation states। क्यों कोऑपरेशन की बात कर रहा है जेरेमी बेंथम? तो जेरेमी बेंथम कोऑपरेशन की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि जेरेमी बेंथम का कहना है दैट इंटरनेशनल लेवल पर देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज। व्हाई? बिकॉज ही हैज यूज्ड हिज प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी एंड ही हैज रिलेटेड हिज प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी विथ पीस एट इंटरनेशनल लेवल। तो क्या कहा है जेरेमी बेंथम ने? अपने प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी में जेरेमी बेंथम ने कहा है कि वॉर इट डिक्रीजेस प्लेजर। वॉर इट डिक्रीजेस प्लेजर एंड कोऑपरेशन, वॉर डिक्रीजेस योर प्लेजर एंड इट गिव्स यू पेन। जब तुम वॉर करते हो ना तो तुम्हारा प्लेजर तो कम होता ही है, तुम्हारा पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब तुम कोऑपरेशन करते हो तो तुम्हारा प्लेजर बढ़ जाता है और तुम पेन बिल्कुल भी महसूस नहीं करते हो। तो कहा वॉर की जरूरत नहीं है। जेरेमी बेंथम का ऐसा कहना है देयर इज नो नीड टू गो फॉर वॉर, countries need to cooperate with each other। And then you have fourth person, Richard Cobden। Richard Cobden is a notable figure जो यूरोपियन यूनियन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। इनफैक्ट मैंने आपके साथ इमैनुअल कैंट भी डिस्कस किया हुआ है यूरोपियन यूनियन में, और रिचर्ड कॉब्डेन भी डिस्कस किया हुआ है। रिचर्ड कॉब्डेन ने यह कहा कि वी नीड टू कीप पॉलिटिशियंस आउट
we should not let politicians, we should not make politicians a part of any international organization. Why? Because politicians, they will start playing their dirty game, and that will lead to conflict between or amongst countries. तो हमारे लिए बेहतर होगा that if we are able to keep politicians out, and then peace can prevail. So this is the philosophical basis of liberalism. Philosophical basis of liberalism can be traced to these four scholars. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? तो लिबरल थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था पहला कि ये अलग अलग फेजेस से होकर गुजरा है. कौन कौन से वो फेजेस हैं? तो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, द देन अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, he emerged as the leading figure, and he gave his 14-point speech in which he talked about turning international politics from jungle to zoo. His purpose was to turn international politics from jungle to zoo. Now, what do we mean by jungle? In jungle, there is no rule of law. One, might is a right prevails. Two, यही होता है ना जंगल में कि कोई रूल ऑफ लॉ नहीं होता है. माइट इज राइट प्रिवेल करता है जंगल में, और जंगल में कोई रूल नहीं होता है. यहां कोई रूल नहीं होने की वजह से द वन हु इज द स्ट्रांगेस्ट विल रूल द जंगल. स्ट्रांगेस्ट रूल्स द जंगल. जंगल का अपना कानून होता है. वुड्रो विल्सन ने कहा कि क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जंगल से जू की तरफ कन्वर्ट किया जा सकता है. जंगल में जो एनिमल्स होते हैं उनके बिहेवियर में देयर इज नो पैटर्न. सिंस देयर इज नो पैटर्न, सो एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन इन जंगल. यही होता है ना जंगल में, कोई किसी पर कभी भी अटैक कर सकता है. उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कहा कि इसको जू में कन्वर्ट करना है. जू में पहली बात क्या होती है एनिमल में? that there is a pattern behavior. शेर को भी कब खाना है और कब सोना है और कब जगना है, इनफैक्ट कब खाना है, वो खाना पहले से डिसाइड होता है जू में. पहला, so there is always pattern behavior. Then rule of law prevails. Rule of law prevails. Point number 2. And point number 3, that might is right does not prevail, rather justice is an inherent part. Justice is an inherent part of this entire system. यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था that there is absolutely no rule of law, might is right prevails, and strongest rules the jungle. There is no pattern behavior. Zoo में there is a pattern behavior, rule of law prevails, and justice is an inherent part. अब बात ये होती है कि उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है लिबरलिज्म में. सो वी डिस्कस्ड अबाउट अ नंबर ऑफ स्कॉलर्स. फिलोसॉफिकल बेसिस में सबसे पहले हम लोगों ने थॉमस हॉब्स के बारे में बात किया था. फिर हम लोगों ने इमैनुअल कैंट के बारे में बात किया, हम लोगों ने जॉन लॉक के बारे में बात किया था, नॉट थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक के बारे में बात किया था. फिर हम लोगों ने इमैनुअल कैंट के बारे में बात किया था. फिर हम लोगों ने वी डिस्कस्ड अबाउट रिचर्ड कॉब्डेन्स व्यू पॉइंट, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट जेरेमी बेंथम्स व्यू पॉइंट. बेंथम्स व्यू पॉइंट, इन सारे स्कॉलर्स के व्यू पॉइंट के बारे में हम लोगों ने डिफरेंटली बात किया था. अब बात यह आती है कि लिबरलिज्म इट हैज पास थ्रू डिफरेंट फेजेस. आपके टॉपिक में लिखा हुआ है आइडियलिज्म. आइडियलिज्म क्या था? इट वाज अ स्ट्रैंड ऑफ लिबरलिज्म. सो हाउ हैज एवोल्यूशन ऑफ लिबरलिज्म टेकन प्लेस? एवोल्यूशन ऑफ लिबरल थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. This evolution of liberal theory of international politics, it has passed through two phases, phase 1 and phase 2. Phase 1,
लिबरल थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या है इस फेज 1 में, लिबरल थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो इसमें पहली बात है फेज 1 में कि फ्रॉम 1918 this phase prevailed till the beginning of First World War. ये आइडियलिस्टिक फेज है, फेज ऑफ आइडियलिज्म, जिस फेज में वुडरो विल्सन ही टॉक्ड अबाउट रीशेपिंग ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। And he said that we need to reshape international politics. He said that international politics from jungle to zoo can be converted. He was quite optimistic about international politics and he talked about a couple of things. जिसमें जो पहली बात इन लोगों ने डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि जो फर्स्ट बात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में थी वो ये थी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किस तरीके से नेशन स्टेट्स के सिक्योरिटी डिलेमा को रिड्यूस किया जा सकता है, हाउ टू रिड्यूस सिक्योरिटी डिलेमा ऑफ नेशन स्टेट्स। दूसरी बात इन्होंने कहा था कि नेशन स्टेट्स को सीक्रेट डिप्लोमेसी को छोड़ के ओपन डिप्लोमेसी की तरफ मूव कर जाने की आवश्यकता है। And then he said that international organizations like League of Nations would be responsible for ensuring international peace. League of Nations as an organization would be able to ensure international peace. अब सेकेंड फेज में लेकिन यहां पर दो बातें हुई। पहली बात क्या हुई, अगर आप 1918 से लेकर के 1939 तक का फेज एनालाइज करेंगे, जो आगे कलेक्टिव सिक्योरिटी में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जहां पर ब्रीफली वी विल डिस्कस अबाउट द रोल प्लेड बाय लीग ऑफ नेशंस एंड हाउ डिड और व्हाई डिड लीग ऑफ नेशंस फेल, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे तब। तो वहां पर मैं आपके साथ ये बात डिस्कस करूंगा कि लीग ऑफ नेशंस के फेल होने के पीछे क्या क्या फंडामेंटल रीजंस थे। इनका ये कहना था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम जंगल टू जू, रूल ऑफ लॉ कैन प्रिवेल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स and international organizations would be responsible for ensuring peace. So organizations like League of Nations would suffice to ensure peace at international level. But soon all hopes were dashed. क्यों? क्योंकि E.H. Carr, who was a realist and he has written about the history of interwar period. Interwar period मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में पीरियड था उसको इंटर वॉर पीरियड कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच के पीरियड को इंटर वॉर पीरियड कहते हैं। सो E.H. कार हैज रिटन अबाउट इंटर वॉर पीरियड और E.H. कार ने कहा that first phase of liberal theory of international politics, which is also known as idealist theory of international politics, it failed miserably. And when Second World War happened, so all those assumptions that ये होगा international politics में तो peace हो जाएगा, ये नहीं होगा तो peace हो जाएगा, all those assumptions were dashed. And in fact, Second World War was even more brutal than First World War. In First World War, almost 2.5 million people had died, but in Second World War, it was more than 24 million people who had died in First World War. In the Second World War, more than 65 million people. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगभग 24 मिलियन के आसपास लोग मरे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग 65 मिलियन के आसपास लोग मरे थे। So you can well imagine about the devastation caused by First World War and Second World War. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो अजम्पशन था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जंगल से जू में कन्वर्ट करवाया जा सकता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रूल ऑफ लॉ कैन बी इंश्योर्ड और लीग ऑफ नेशंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पीस प्रिवेल करवाने की कोशिश करेगा। All those hopes of international politics, it got dashed.
जितने भी ऐसे होप थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, everything got dashed, and that is how things started significantly changing. इसी तरीके से चीज़ें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बदलनी शुरू हो गई, कि जिसमें यह कहा गया कि भाई रूल ऑफ लॉ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर प्रिवेल करवाया जा सकता है तो वो लिबरल तरीके से प्रिवेल नहीं करवाया जा सकता है. यू नीड टू हैव समथिंग एल्स, you need to have some innovative mechanisms. So second phase of this liberal theory of international politics began after World War II. Post World War, World War II, another American president became the blue-eyed boy of the settlement that started happening after World War II, that is F.D. Roosevelt. A great personality, the only person who remained American president for 4 terms. F.D. Roosevelt, on his initiative, United Nations and other Bretton Woods institutions like World Bank and International Monetary Fund came into existence. United Nations and Bretton Woods institutions were to regulate international politics and were to ensure peace at international level. But फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने ये बताया था कि जो आइडियलिस्ट फेज है लिबरल थियरी का, दिस आइडियलिस्ट फेज, it ended with Second World War. It ended, and this idealist phase, it proved to be utopian. यूटोपियन का मतलब, ये जो आइडियलिस्ट फेज था ये अपने आप में इट प्रूव टू बी यूटोपियन. यूटोपियन मतलब होता है कि जो सही नहीं हो सकता है. मतलब बेसिकली जब तुम यूटोपियन वर्ल्ड के बारे में बात करते हो तो यूटोपियन वर्ल्ड का क्या मतलब होता है, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस विच इज डिफिकल्ट टू अचीव. यू आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस विच इज इम्पॉसिबल टू अचीव. तो लिबरल्स जो चीज सोच रहे थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि लीग ऑफ नेशंस की वजह से शांति आ जाएगी, लिबरल सोच रहे थे कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में. इनफैक्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ज्यादा ब्रूटल था. और यही कारण था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एग्जिस्टेंस में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और उसके बाद एफ.डी. रूजवेल्ट बिकेम द लीडिंग फिगर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. So United Nations came into existence, Bretton Woods institutions came into existence, and these institutions were entrusted with the task of ensuring peace at global level. अब बात आती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में डिफरेंस क्या है. differences between First World War and Second World War and Second World War. क्या है ये डिफरेंसेस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में? तो differences between first phase, not First World War and Second World War, rather first phase and second phase ऐसे कर लीजिए. First phase and second phase. Second phase of liberalism. फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के बीच में ये डिफरेंस है दैट फर्स्ट फेज वाज टू आइडियलिस्ट. फर्स्ट फेज वाज टू आइडियलिस्टिक. सेकेंड, pragmatism was missing. Pragmatism was missing. दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि फर्स्ट फेज में जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ था, ऑल नेशंस वर ट्रीटेड इक्वल. ऑल नेशंस वर इक्वल इन द लीग ऑफ नेशंस. इक्वल
इन द लीग ऑफ नेशंस। हर नेशन इक्वल था इन द लीग ऑफ नेशन। हर नेशन, लीग ऑफ नेशंस में हर नेशन को इक्वालिटी मिली हुई थी। ये फर्स्ट फेज की कहानी है, दैट एवरी नेशन वॉज इक्वल इन द लीग ऑफ नेशंस। अब यहां पर दो बातें थी। पहली बात क्या थी यहां पर पहली बात यह थी कि लीग ऑफ नेशंस में हर नेशन इक्वल था। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इक्वालिटी प्रिंसिपल पर कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। क्यों नहीं लिया जा सकता है? इक्वालिटी प्रिंसिपल पर इसलिए कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता है कि बहुत सारी कंट्रीज हैं, अगर आप सबकी बात मानेंगे तो कभी कोई डिसीजन लिया ही नहीं जाएगा। तो इसलिए सेकेंड फेज में लिबरल्स बिकेम मोर प्रैक्टिकल इन देयर अप्रोच। सेकेंड फेज में लिबरल्स ने क्या किया? सेकेंड फेज में लिबरल्स ने दो बातें की। पहला, यह कहा सेकेंड फेज में कि हर नेशन इक्वल नहीं हो सकता है। सो टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन यूनाइटेड नेशंस। पहला अरेंजमेंट था, फर्स्ट अरेंजमेंट था जिसमें सारे नेशन इक्वल थे। टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इन यूएन सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस। जो पहला अरेंजमेंट था, इसमें ऑल नेशंस आर इक्वल। ऑल नेशंस आर इक्वल। जो दूसरा अरेंजमेंट था, इसमें था ऑल नेशंस आर नॉट इक्वल। कौन कौन सा वो अरेंजमेंट था? तो जो पहला अरेंजमेंट था वो था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का, जिसमें ऑल नेशंस आर इक्वल, बी इट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भूटान और इंडिया और रवांडा। ऑल दोज हु आर मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस would be treated equally and they have got the equal right of voting in the first scheme of things, that is under United Nations General Assembly. But in second scheme of thing, that is United Nations Security Council. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है that all nations are not equal. There are two set of members under United Nations Security Council. On the one hand, you have permanent members. On the other hand, you have permanent members. On the other hand, you have non-permanent members. Permanent members कौन है? तो मैंने आपसे पहले बताया हुआ है, there are 5 permanent members under United Nations Security Council, namely USA, China, Russia, Britain and France. And then you have non-permanent members. तो जो permanent members का presence है under United Nations Security Council, that reflects the power dynamics of international politics. जिसके पास ज्यादा पावर है, जो ज्यादा पावरफुल है, उसके पास ज्यादा पावर होनी चाहिए। लीग ऑफ नेशंस वाला इक्वालिटी का सिस्टम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वर्क नहीं कर सकता है। अदरवाइज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमेशा कन्फ्लिक्ट होता रहेगा, हमेशा पीस को साइडलाइन किया जाता रहेगा। इसलिए यूनाइटेड नेशंस के मैकेनिज्म में 2 सेट ऑफ मेंबर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, नेमली यूनाइटेड नेशंस परमानेंट मेंबर्स, नेमली परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी। जो परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज हैं, इसीलिए उनको सबसे ज़्यादा पावर दिया गया है अंडर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल स्कीम ऑफ थिंग्स। नॉन परमानेंट मेंबर्स वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो उनको ज़्यादा पावर नहीं दी गई है। उनके पास वीटो पावर का प्रोपोजल नहीं है, प्रोविजन नहीं है। ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो सेकेंड फेज में कुछ थ्योरेटिकल इनोवेशंस किए गए, और दूसरा सेकेंड फेज में लिबरलिज्म के कुछ स्ट्रैंड्स डेवलप हुए। स्ट्रैंड मतलब समझ रहे हो ना, जैसे पेड़ के जो विंग्स होते हैं, डालियां होती है, उसी तरीके से लिबरलिज्म के विंग्स डेवलप हुए सेकेंड फेज के बाद, दैट इज आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। क्या है फंक्शनलिज्म? समझिए जरा। फर्स्ट सच स्कूल इज फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म इज the best operative example
example of liberalism. Now, what do we mean by operative example of operative example? It means that how liberal principles can be employed in reality. How liberal principles can be employed in a reality. पहला कि किस तरीके से लिबरल प्रिंसिपल को रियलिटी में एम्प्लॉय किया जा सकता है. एग्जाम्पल, इट्स foremost example is European Union. European Union is the best operative example of liberalism. First, so how liberal principle means how functionalism means how liberal principles it can be employed in reality. An example is European Union. So theory of functionalism, it is based on the ideas of. It is based upon the ideas of 1. Immanuel Kant, and 2. Richard Cobden. Immanuel Kant and Richard Cobden, जिनके आइडियाज के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था. And in present time, globalization has given further push to the theory of functionalism. Further push has been given. Further push to the theory of functionalism. How? The collaboration that has started existing among different nation states. Collaboration among different nation states. ये collaboration is significantly affecting. That has collaboration among different nation states due to globalization is an example of functionalism. So that is why I said that globalization has given further push to the theory of functionalism. 3 बातें हैं functionalism में. Key ideas that is involved under functionalism is 1. Key ideas. First, functional interlinkages. 2. Spillover effects. Functional interlinkages. दूसरा, spillover effect. Keeping the politicians out. Keeping politicians out. So first, to establish functional interlinkages among countries. कैसे? अगर एक सेक्टर में तुम्हारा कोऑपरेशन होगा तो दूसरे सेक्टर में तुम्हारा ऑटोमेटिकली कोऑपरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा. अगर मान लिया ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है तो एजुकेशनल पार्टनरशिप बढ़ना शुरू हो जाएगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो फंक्शनलिज्म का प्रिंसिपल ये कहता है दैट अ फंक्शनल इंटरलिंकेजेस बिटवीन डेवलप्ड among countries and this will have a spillover effect into different areas. जैसा मैंने आपसे अभी कहा, आगे उसको further elaborate करूंगा. और third, Cobden's idea of keeping politicians out of these organizations. Rather, these organizations should be led by not politicians but technocrats. तो की आइडियाज में पहला है फंक्शनल इंटरलिंकेजेस. इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? फंक्शनल इंटरलिंकेजेस. यहां तक तो सबको समझ आ गया? हाँ. दैट इज डिफरेंट थिंग. दैट इज कैफ डिफरेंट थिंग. यहां हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं. आप जिस फंक्शनलिज्म की बात कर रहे हो ना
कि जिसके बारे में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के बारे में प्लेटो ने बात किया था, तो हम लोग प्लेटो के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शनलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। समझ गए? हाँ, सारांश ने कहा हाउ डू यू कीप पॉलिटिशियंस आउट ऑफ, दिस इज व्हाट इज द अजम्पशन। समझ रहे हो? Not reality, that in reality it will be difficult to implement any such assumption because cooperation beyond a point cannot go by keeping the politicians out. If politicians are out, then cooperation beyond a point cannot go. So go ahead. That is why you need to keep politicians. ये assumption है basically. अब ये true नहीं है सारांश. This is only the assumption. समझ गए? किसी और का कोई क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। अब बात कर लेते हैं की आइडियाज के बारे में। की आइडियाज क्या क्या है? की आइडियाज, की आइडियाज। पहला functionalism, or rather functional interlinkages. Functional interlinkages. दूसरा spillover effect. और तीसरा keeping politicians out. Keeping politicians out. Functional interlinkages मतलब interdependence. Interdependence among countries will significantly increase. दूसरा, cooperation in one area will automatically lead to, cooperation in one area will automatically lead to cooperation in another area. Cooperation in another area. Cooperation in one area will automatically lead to cooperation in another area, and interdependence between or amongst countries or interdependence between or among sectors will significantly increase. So that's the key area of functionalism. इसका एग्जाम्पल क्या रिसेंट टाइम में दिया जा सकता है? तो इसका रिसेंट टाइम में एग्जाम्पल दिया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल tourism diplomacy of China with respect to tourism diplomacy of China with respect to Latin America. क्या है ये tourism diplomacy? तो ये tourism diplomacy with respect to Latin America है कि चाइना ने लैटिन अमेरिका को टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिक्लेयर किया है चाइनीज लोगों के लिए। ये टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिक्लेयर करने का पर्पस क्या है? ये टॉप टूरिस्ट डिक्लेरेशन का पर्पस ये है कि द मोमेंट यू हैव डिक्लेयर्ड लैटिन अमेरिका एज टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर चाइनीज पीपल, नाउ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ चाइनीज विल स्टार्ट विजिटिंग लैटिन अमेरिका. They will bring billions of dollars for the people of Latin America. ज्यादा से ज्यादा लोग जब विजिट करते हैं, जब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट दो रीजन के बीच में बढ़ जाता है, तो क्या होता है? जब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट दो रीजन के बीच में बढ़ जाएगा तो वहां दो बातें होंगी. पहली बात क्या होगी? पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ने के कारण, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ने की वजह से वहां सबसे सिग्निफिकेंट बात ये हो जाएगी कि आम जनता के जाने, जब एक जगह से लोग दूसरी जगह जाएंगे तो वहां के लोगों में एक जनरल कंसेंसस डेवलप होगा कि चाइनीज हमारे दोस्त हैं
और जब चाइनीज के फेवर में पॉलिटिकल डिसीजन लिया जाएगा तो पॉलिटिकल डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, उसका अपोजिशन बहुत कम होगा, क्योंकि आम जनता के मन में ये बात आ जाएगी कि चाइनीज हमारे दोस्त हैं। उनको कैसे पता चलेगा आम जनता को? एक आम रिक्शे वाले को और आम चाय वाले को कैसे पता चलेगा कि चाइनीज हमारे दोस्त हैं? ये उनको इस तरीके से पता चलेगा कि वो दिन रात अपने आमने सामने आते हुए चाइनीज को देख रहे हैं, तो एक पॉजिटिव परसेप्शन डेवलप हो जाएगा। एंड हेंस इसका स्पिल ओवर इफेक्ट देखने को मिलेगा जब चाइना को लैटिन अमेरिका के एनर्जी रिजर्व्स तक एक्सेस मिलेगा, क्योंकि अब वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए आसान हो जाएगा कि चाइना के फेवर में डिसीजन लिए जाए। क्यों चाइना के फेवर में डिसीजन लिए जाए? इसलिए चाइना के फेवर में डिसीजन लिए जाए क्योंकि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ विजिटिंग चाइनीज, दे हैव ऑलरेडी चेंज द परसेप्शन ऑफ द पीपल ऑफ लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका के लोगों का परसेप्शन इन लाखों लोगों ने ऑलरेडी, लाखों चाइनीज ने ऑलरेडी बदल दिया है। गवर्नमेंट के लिए एनर्जी एरियाज में चाइना के फेवर में डिसीजन लेना ज़्यादा आसान हो जाएगा, उसका पॉलिटिकल ऑपोजिशन बहुत ही कम आएगा। सारे बच्चों को ये 2 पॉइंट क्लियर है? हाँ, अच्छा, चैट जीपीटी से भी पैसा बनाया जा सकता है? ग्रेट, लोग अलग ही लेवल पे जा रहे हैं प्रदीप। yes, in ideological term politicians, you cannot let politicians out. सुची, it is impossible. समझ रहे हो? क्योंकि पॉलिटिशियंस को अगर आउट करोगे ना तो एक पॉइंट के बियॉन्ड कोऑपरेशन तो देखो जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए पॉलिटिशियंस कैन नॉट बी थ्रोन आउट ऑफ अ सिस्टम। Politicians cannot be let out of the system. They will remain an inherent part of the system. हाँ प्रदीप, ये तो बड़ा इनोवेटिव आइडिया यार तुमने दिया, लेकिन बेटे इस पर ध्यान ना लगाओ, पैसा तो बनता रहेगा जीवन में। नहीं, एनर्जी डिसीजन नहीं, इसका मतलब है कि चाइना के फेवर में कंसेंसस डेवलप हो जाएगा आम जनता के मन में। तो पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए डिसीजन लेना आसान होता है ना, जब आम जनता ये सोचेगी कि चाइना बहुत अच्छा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए डिसीजन लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो लैटिन अमेरिका में चाइना अपने लगातार प्रेजेंस बढ़ा रहा है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? लैटिन अमेरिका के एनर्जी रिजर्व्स तक एक्सेस मिलेगा कैसे? जब चाइना के फेवर में सहन पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाएंगे। चाइना के फेवर में पॉलिटिकल डिसीजंस लिए कैसे जाएंगे? जब आम जनता के मन में एक पॉलिटिकल कंसेंसस चाइना के फेवर में डेवलप होगा, कंसेंसस कि चाइनीज अच्छे लोग हैं। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं कि आप डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके, जो ट्रैक 2 ट्रैक 3 डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके आप किसी कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहते हैं। यस, टूरिज्म डिप्लोमेसी इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर बोथ की आइडियाज, दैट इज ट्रू। हाँ, बता तो दिया टूरिज्म डिप्लोमेसी कि जब तुम अपने नेशनल इंटरेस्ट को टूरिज्म का इस्तेमाल करके पाना चाहते हो, जब टूरिज्म को तुम एज ए मीन्स इस्तेमाल करते हो अपने नेशनल इंटरेस्ट को पाने के लिए, तो टूरिज्म डिप्लोमेसी का क्या मतलब हुआ कि चाइना टूरिज्म डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। नहीं, चाइना इज नॉट द ओनली थ्रेट। आई डोंट कंसीडर चाइना एज अ थ्रेट, बट चाइना इज सर्टेनली कमिंग आउट विद डिफरेंट आइडियोलॉजिकल शेड्स। समझ रहे हो? चाइना की आइडियोलॉजी इज डिफरेंट from the ideology of liberal world. So I'm not saying that China is a threat. You are merely looking at China from different perspective, and that is why you are looking at China as a threat. In reality, it might not be so. समझ गए? Abhishek. Yes, it emphasizes promoting cooperation and stability among states. That is true. Yes, Latin American economy, Shivans, will also get benefited. That is true. तो ये कैसा है कि वो रेसिप्रोसिटी वाला शिवांश रिलेशनशिप है ना, कि रेसिप्रोसिटी का रिलेशनशिप क्यों है? तो इसलिए है कि जो चाइनीज लोग जाएंगे वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां ले जाएंगे, तो आम जनता के मन में क्या आएगा कि चाइनीज बड़े अच्छे होते हैं। जैसे पाकिस्तान में आम जनता के मन में क्या है कि चाइनीज हमारे दोस्त होते हैं। चाइनीज भले उनके दोस्त ना हो, लेकिन आम जनता के मन में, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, आम जनता के मन में पाकिस्तान में चाइना को लेकर के बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट है कि चाइनीज हमारे दोस्त हैं, चाइनीज हमारे फ्रेंड हैं। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा चाइना के लिए यह हुआ कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए चाइना के फेवर में डिसीजन लेना आसान हो गया। चाइना में जहां पर भी वो नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं,
सॉरी पाकिस्तान में, वहां पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको आसानी से डिसीजन उनके फेवर में दे रही है। क्यों? क्योंकि आम जनता के मन में बहुत ज्यादा विद्रोह नहीं होगा ना। आम जनता के मन में चाइना को लेकर पाकिस्तान में परसेप्शन क्या है? ये हमारे दोस्त है, तो चाइना हमारा दोस्त है, और अगर हमारी गवर्नमेंट ने चाइना के फेवर में डिसीजन दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे दोस्त के फेवर में डिसीजन देके हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं फंक्शनलिज्म। तो फंक्शनलिज्म में बेसिकली किया क्या जाता है? फंक्शनलिज्म में तुम उन एरियाज में आगे बढ़ते हो जहां दो देशों के बीच में कंफ्लिक्ट बहुत कम है। समझ गए मेरी बात? फंक्शनलिज्म में दोज एरियाज आर सिलेक्टेड वेयर यू हैव लेस कंफ्लिक्ट विथ ईच अदर्स। उन्हीं एरियाज पे फोकस किया जाता है जहां पर कम कंफ्लिक्ट, दोज एरियाज आर सिलेक्टेड वेयर यू हैव लेस कंफ्लिक्ट विथ ईच अदर्स। कम कंफ्लिक्ट है तो उन्हीं एरियाज को तुम सिलेक्ट कर रहे हो फंक्शनलिज्म में। अब क्या है? उन्हीं एरियाज को अगर तुम सिलेक्ट कर रहे हो जहां एक दूसरे के साथ तुम्हारा कम कंफ्लिक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि एक बारी कोऑपरेशन होना शुरू हो गया किसी एक एरिया में, तो जहां तुम्हारा कंफ्लिक्ट है वहां पर भी तो कंसेंसस बनेगा, दोस्ती यारी ज्यादा बढ़ेगी। समझ रहे हो? मतलब इसमें बेसिकली क्या है? मान लिया तुम्हारे दो देशों के बीच में 5 एरियाज हैं जहां कोऑपरेशन हो सकता है, लेकिन 5 में से ए, बी, सी और डी में कोऑपरेशन हो सकता है, यहां कंफ्लिक्ट कम है। और जो ई वाला एरिया है ना, यहां पर अगर ज्यादा कंफ्लिक्ट है, मोर कंफ्लिक्ट, तो क्या होगा? तुम मोर कंफ्लिक्ट वाले एरियाज को पहले छोड़ दो, इसको छोड़ दो तुम पहले। इनिशियली यू फोकस ऑन दीज 4 एरियाज। जब इन चारों एरियाज में तुम्हारा कोऑपरेशन खूब बढ़ जाए तो फिर तुम 5वें एरिया को टारगेट कर सकते हो। तुम 5वें एरिया से शुरुआत करके यहां पे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि 5वें एरिया में ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट है। तो तुम पहले उन एरियाज के साथ आगे बढ़ो जहां पर दो देशों के बीच में कंफ्लिक्ट कम है। की अजम्पशंस का एक्सप्लेनेशन क्या होगा? की अजम्पशन का एक्सप्लेनेशन ये होगा, की assumptions, its explanations. एक्सप्लेनेशन ये है कि कोऑपरेशन वॉर को मिनिमाइज करने के लिए फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स शुड स्टार्ट। कोऑपरेशन फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स should start. Should start. For example, economic cooperation, cultural cooperation, etc. अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फंक्शनलिस्ट ये कहते हैं that authority should be concerned with the functions and not with the structure. Authority and functions should be related and not structures. ये क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अथॉरिटी है उसको फंक्शन पर स्पेशल फोकस करने की जरूरत है। जैसे उसको इस बात पे फोकस करने की जरूरत नहीं है कि स्टेट की क्या अथॉरिटी है, उसको कोऑपरेशन एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है वेरियस एरियाज में। Authority needs to focus upon functions and cooperation in various areas need to be explored. You need to explore cooperation in various areas. Authority should not be related to structure. Now, what do we mean by structure? Here, structure means state and power associated with it. समझ रहे हो? तो स्टेट और उससे एसोसिएटेड पावर में अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। अथॉरिटी किस चीज में होनी चाहिए? फंक्शंस में। और जो फंक्शन परफॉर्म करता है बेसिकली पावर उसी के पास होनी चाहिए। और फंक्शंस कौन परफॉर्म करते हैं? तो फंक्शन परफॉर्म करने का काम है टेक्नोक्रेट्स का,
फंक्शंस परफॉर्म करने का काम है साइंटिस्ट का, इंजीनियर्स का। पावर इनके हाथ में होना चाहिए, ना कि पावर पॉलिटिशियंस के हाथ में होना चाहिए। पावर साइंटिस्ट के हाथ में होना चाहिए, टेक्नोक्रेट्स के हाथ में होना चाहिए, इंजीनियर्स के हाथ में होना चाहिए, प्रोफेशनल मैनेजर्स के हाथों में होना चाहिए। इनका ये कहना है दैट यू नीड टू start cooperation and beyond the boundary as well, that a particular organization should not remain limited to a territory. समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले एक एग्जाम्पल दिया था, यूरोपियन कोल एंड स्टील कंपनी। यूरोपियन कोल एंड स्टील कंपनी, इसमें मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया था? दैट फर्स्ट कोऑपरेशन बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी बिगैन, one, and second, they were joined by Benelux countries, that is Belgium, Netherlands and Luxembourg, and they were further joined by Italy. So we need to explore cooperation beyond the boundary of a nation state. We should not limit our interaction with the nation state. We need to go beyond the nation state, go beyond the boundary of nation states. So Benelux countries, Italy, France and Germany, these are the countries that started cooperation in vital areas of coal and steel. So functionalism की theory ये कहती है that cooperation, it should not remain limited to only limited areas or within the boundary of a nation state only. Cooperation needs to go beyond the boundary also. They talk about supranational cooperation. They do not talk about national cooperation. They want cooperation that is superseding national boundaries. समझ रहे हो मेरी बात? वो कोऑपरेशन जो नेशनल बाउंड्रीज को सुपरसीड कर रहा है, उस कोऑपरेशन के बारे में यहाँ पर बातें हो रही हैं. So they do not want cooperation to remain limited to a particular organization. They want cooperation or particular boundary of a particular country. They want cooperation that goes beyond the boundary of a country. That is, they want supranational cooperation. They want cooperation that is superseding national boundaries. Neo-functionalism. Neo-functionalism, they have taken a more pragmatic approach as far as integration process is concerned. They are of the view that functionalists are not pragmatic, they are not practical in their approach. So their idea of keeping the politicians out is not good per se for the future of any organization. Why? Because you keep politicians out from any organization and cooperation cannot go beyond a point. If cooperation has to go beyond a point, you need the involvement of political leadership. Political leadership is an indispensable part of any type of integration that takes place between the two countries. So it is like living in fool's paradise when you believe that integration beyond a point can be achieved without involving politicians. आप बोलेंगे इसका सबसे छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं. पहले बीसीसीआई यूज्ड टू बी रन बाय प्रोफेशनल्स, लेकिन बाद में बीसीसीआई में पॉलिटिशियंस ने एंट्री कर लिया और बीसीसीआई का बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड. जो बीसीसीआई का बजट है, जो बीसीसीआई का ब्रेथ है, जो मनी पावर है, मसल पावर है, that is simply amazing and awe-inspiring. And then politicians started entering. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर उसमें तुम पॉलिटिशियंस को एंटर नहीं करवाओगे तो दो देशों के बीच कोऑपरेशन एक पॉइंट के बियॉन्ड जा ही नहीं सकता है. और वो भी हिंदुस्तान में पॉलिटिशियंस, हिंदुस्तान से बड़े घाघ पॉलिटिशियन. घाघ जानते हो ना? घाघ, घाघ मतलब होता है कि जिससे मतलब ऊपर वाला भी डरे, ऐसा पॉलिटिशियन है हिंदुस्तान का. देखो कैसा पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है महाराष्ट्र में. तुम्हें लगता है कि ऐसे पॉलिटिशियन को आउट रखा जा सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से? इट विल बी फूल हार्डी इफ यू थिंक सो. समझ रहे हो?
हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिससे ऊपर वाला तक घबरा जाए, ऐसे पॉलिटिशियन है हिंदुस्तान के। कब क्या कर दे किसी को कुछ नहीं पता, और लोग ऐसे पॉलिटिशियन के लिए जान देने और जान लेने पर उतारू रहते हैं। आम जनता को देखो, बेचारी गरीब जनता पॉलिटिशियंस के लिए जान दे देगी और जान ले लेगी, और पॉलिटिशियंस कैसे हैं जिसका कोई हद हिसाब नहीं। तो इसीलिए पॉलिटिशियंस को एक पॉइंट के बियॉन्ड कुछ नहीं कर सकते हो। महाराष्ट्र का ड्रामा देख लो, समझ रहे हो? जे शाह तो बेटा तुम अभी देख रहे हो, लुई बोनापार्ट, ऐसे ऐसे जे शाह पता नहीं कितने हुए हैं। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम शरद पवार, समझ रहे हो? हैव यू हर्ड ऑफ शरद पवार? ही वॉज द चीफ ऑफ आईसीसी, ही वॉज द चीफ ऑफ बीसीसीआई एज वेल। प्रफुल्ल पटेल का नाम सुना है? जो अभी लफड़े में प्रफुल्ल पटेल सबसे आगे हैं। प्रफुल्ल पटेल यूज्ड टू बी द सीईओ ऑफ बीसीसीआई। राजीव शुक्ला, समझ रहे हो? जे शाह इज अ किड, और जे शाह इज अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक। समझ गए? तुम लोगों को बहुत कम कहानी पता है इस कंट्री की। हिंदुस्तान का जो पॉलिटिशियन होता है ना, वो अलग ही लेवल पर होता है। हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन वैसा इंसान होता है जो रेगिस्तान में भी पानी निकाल दे और ये प्रूव कर दे कि यहां पानी का भंडार है। ऐसा पॉलिटिशियन होता है। और ऐसे पॉलिटिशियन को अगर तुम फंक्शनलिज्म के प्रिंसिपल के हिसाब से चलो, कॉब्डेन के हिसाब से, और कहो कि पॉलिटिशियन को इन्वॉल्व नहीं करूंगा, तुम कितने कदम चल पाओगे? चल ही नहीं सकते हो, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं चल सकता है। इसलिए तुमको पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व करना ही होगा। पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिशियंस ऐसे ही होते हैं। हिंदुस्तान में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पॉलिटिशियन थोड़े डिफरेंट लेवल के होते हैं। तो आज हम लोग पहले डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस ऑफ फंक्शनलिज्म ब्रीफली, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म के बारे में। फर्स्ट वन इज लिमिटेशंस ऑफ फंक्शनलिज्म। क्या है लिमिटेशंस फंक्शनलिज्म का? तो पहला लिमिटेशन है फंक्शनलिज्म का, लिमिटेशंस नंबर 1, लिमिटेशंस। फर्स्ट लिमिटेशन है फंक्शनलिज्म का कि फंक्शनलिज्म इट बिलीव्स इन ओवर ऑप्टिमिस्टिक नेचर ऑफ मैन। ये बेसिकली ओवर ऑप्टिमिस्टिक नेचर की बातें करता है फंक्शनलिज्म। मतलब ओवर ऑप्टिमिज्म, एज इफ ह्यूमन बीइंग कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता है। ये उस ओवर ऑप्टिमिस्टिक नेचर के बारे में बात करता है। दूसरा, जो सेक्टर्स का डिवीजन है दैट इज आर्टिफिशियल। सेक्टर्स डिवीजन इज आर्टिफिशियल। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें यह कहा गया है कि सारे के सारे सेक्टर को एकदम सेपरेट किया जा सकता है। सारे के सारे सेक्टर्स को एकदम सेपरेट नहीं किया जा सकता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्वमेंट होना है, और पॉलिटिक्स का सोशल ग्रुप्स के साथ इन्वॉल्वमेंट होना है। सोसाइटी में सारे ग्रुप्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए सेक्टर्स को पूरी तरीके से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। सो सेक्टर्स डिवीजन in case of functionalism is artificial, and it has given us over optimistic and a rational account of human being, as if human being is a rational animal and there is no rationality involved. There is no irrationality involved in human being. And third, that it's a time consuming process. जो भी डेवलपमेंट अचीव होना है थियोरी ऑफ फंक्शनलिज्म के हिसाब से, उसमें समय लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन का अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सो इट हैज नॉट बीन एन इजी राइड। समझ रहे हो मेरी बात? यूरोपियन यूनियन आज के डेट में अपने प्रेजेंट शेप में क्यों नहीं आया है? अपने प्रेजेंट शेप में आने के लिए मोर देन 50 years टाइम ऑलरेडी लैप्स कर चुका है। 50 साल से ज्यादा का समय ऑलरेडी लैप्स कर चुका है, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन अपने प्रेजेंट शेप में आया है। सो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बहुत लंबे समय के बाद ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रेजेंट शेप में पहुंचते हैं। इट इज नॉट एन इजी टास्क टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन एंड टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस।
यूरोपियन यूनियन का सक्सेस, यूरोपियन यूनियन का ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमें ये बताता है कि इतनी आसानी से एक ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज नहीं हो सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के इमर्ज होने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। देन देर आर अ नंबर ऑफ challenges in the process which may cause setback to the system। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन challenges के बारे में ये बात नहीं करता है जो challenges ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में सेटबैक की तरह से काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेक्जिट, किसी को ये नहीं पता था कि ब्रिटेन का एग्जिट होगा फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, और इस ब्रेक्जिट का यूरोपियन यूनियन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। पीपल हैव गॉट नो आइडिया कि यूरोपियन यूनियन के ऊपर ब्रेक्जिट का क्या इम्पैक्ट होना है। तो जब हम ब्रेक्जिट की बातें करते हैं, ब्रिटेन का जब यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हुआ, उसने इस पूरे के पूरे यूरोपियन इंटीग्रेशन के प्रोसेस को एक सेटबैक की तरह से पूरे यूरोपियन यूनियन के इंटीग्रेशन के लिए उसने काम किया। सो दैट इज द होल स्टोरी। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ फंक्शनलिज्म। इतनी बातें लिख लीजिए। क्या है सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म? पहला, proponent of sociological liberalism is Rosneau. He has talked about the involvement of society in improving ties between different countries, that how society is involved and how society it creates the conditions for improving ties between different countries. So the proponent of sociological liberalism, they talk about track 2 diplomacy more than track 1 diplomacy. So track 2 diplomacy, it focuses upon people to people interaction. People to people interaction. It focuses upon cultural interaction, whereas track 1 diplomacy, it focuses upon relationship between two government, a relationship between two government. How relationship between two government, it leads to a relationship between two government is being conducted. So sociological liberalism, it mainly talks about track 2 diplomacy, and it mainly talks about the engagement between societies, and it focuses upon transnational relations rather than transnational relations rather than international relations. Why? Because international relations, it mainly focuses upon a relationship between or amongst countries, whereas transnational relations, it focuses upon track 2 diplomacy, that is more people to people contact. And they are of the view that in modern times the role of people has got significantly increased. Today people are very educated. People know what is right and what is wrong for them. Today not only nation states, but rather interaction between people is also very important to improve ties between or amongst different countries. So the proponent of sociological liberalism is of the view that the more people will start interacting with each others, the more there will be the chances of peace and stability. So their focus is upon interaction between people. Their focus is upon track 2 diplomacy rather than track 1 diplomacy. So international relations as a concept, it focuses upon track 1 diplomacy.
सेकेंड, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। अरे वो भैया बफरिंग हो रहा है, बच्चे कह रहे हैं बफरिंग भी हो रहा है और आवाज में भी दिक्कत आ रही है। नहीं, सारे बच्चे बोल रहे हैं। अभी ठीक है? अब ठीक ही चल रहा है। अब सब कुछ ठीक चल रहा है। जल्दी बताइए। अभी ठीक है, चलो। तो मैंने आपसे क्या कहा कि सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म प्रोपोनेंट इज रोजनेव and he talks about involvement of societies improving ties between different countries. The concept of sociological liberalism, it focuses upon track 2 diplomacy, that is, it talks about enhancing contact between or amongst people, whereas on the other hand, it focuses upon transnational relations rather than international relations. Why? Because international relations as a concept, it focuses upon track 1 diplomacy, that is a relationship between two governments. So track 2 diplomacy, the sociological liberalism, it focuses upon increasing cooperation, increasing interaction between people, and that is how cooperation between societies, between countries would increase. So it focuses upon those relations which are transcending national boundaries. ट्रांसनेशनल मतलब क्या होता है? ट्रांसनेशनल का मतलब होता है जब एक नेशन की बाउंड्री को ट्रांसेंड कर जाए. दिस इज व्हाट इज नोन एज transnational relations. This is what is known as transcending national boundaries. So the moment I say transnational relations, it means we are talking about relationship that is transcending national boundaries. So sociological liberalism as a concept, it focuses upon transnational relations, which in turn focuses upon track 2 diplomacy for enhancing ties between people. It does not focuses upon international relations, which in turn focuses upon track 1 diplomacy. ये बेसिकली ये बात करता है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के बारे में और ट्रांसनेशनल रिलेशंस के बारे में. ये ट्रैक 1 डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बातें नहीं करता है. लेकिन यहां आपको एक और बात समझनी होगी, that they do not say that in international politics, they do not say that nation states are not the primary junction of communication. They still believe that nation states are the most important junction of communication, but they are also of the view that apart from nation states, a number of other actors are also responsible for enhancing this relationship, for enhancing this what do you call जैसे सोशलॉजिकल लिबरलिज्म में उनका फोकस एरिया ये है कि किस लोगों के रिलेशनशिप को एनहांस किया जाए, लोगों के. तो सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म का सारा फोकस इस चीज पर रहता है कि लोगों के बीच के इंटरेक्शन को कैसे बढ़ाया जाए. जो सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म के थियरिस्ट हैं वो ये जरूर मानते हैं दैट नेशन स्टेट्स आर प्राइमरी जंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी मानते हैं कि नेशन स्टेट्स के अलावा आज के डेट में दूसरे ग्रुप्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं. has become very important. मैंने आपसे कहा कि नेशन स्टेट्स are the most important junction of communication, but there are other junctions of communication as well. अब यहाँ पर दो बातें हैं. सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, मैंने आपसे कहा कि as the name suggests, it talks about engagement between or among societies, and it focuses more upon interaction between people. क्या रीजन है that the focus upon interaction between people have been emphasized? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि फोकस
इसलिए बहुत ज़्यादा इम्फसाइज किया गया है सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म में। उसके पीछे का लॉजिक बहुत क्लियर कट है। पहला लॉजिक है कि सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म एज अ कंसेप्ट, इट टॉक्स अबाउट एंगेजमेंट बिटवीन सोसाइटी। इसका ऐसा मानना है दैट पीपल आर एजुकेटेड, और लोगों के एजुकेटेड होने की वजह से आज लोगों के डिमांड्स बहुत बढ़ गए हैं। लोग कन्फ्लिक्ट पर फोकस नहीं करना चाहते हैं, लोग कोऑपरेशन पर फोकस करना चाहते हैं। एंड देयर आर अ नंबर ऑफ ग्लोबल एजेंडाज दैट हैव आल्सो इमर्ज्ड, एंड दोज ग्लोबल एजेंडाज कैन नॉट बी सक्सेसफुली एनकाउंटर्ड बाय द स्टेट इटसेल्फ. Those global agendas like COVID-19, like AIDS and other pandemics, they warrant attention of both state as well as society. And with the advent of global television channels and entertainment industries, that people have been connected beyond boundary. तो आज के डेट में जो ट्रांसनेशनल रिलेशनशिप का एग्जाम्पल आप पूछ रहे थे मेरे से, तो ट्रांसनेशनल रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है विद एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया वेबसाइट्स, with the advent of global television channels, with the advent of proliferation of internet, जिसकी वजह से people living in different parts of the world, they have been connected with each others. उनके बीच में कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सिविल सोसाइटी के बीच में आपस का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसीलिए those who are theorists of sociological liberalism, they are of the view that we need to do something, we need to take a number of steps regarding one. पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? तो पहला स्टेप हमारा होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म कि लोगों के बीच में इंटरेक्शन को प्रमोट करवाना है बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नेशन स्टेट्स. थियरी ऑफ सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, कार्ल he has greatly influenced the views of Carl Deuce. He has greatly influenced by the views of Rosneau. कार्ल ड्यूस ने क्या कहा? कार्ल ड्यूस ने कहा कि नेशन स्टेट्स के बीच में दो बातें हैं. पहला, नेशन स्टेट्स especially of Western European countries, those Western European nation states, Western European nation states like Britain, France, Germany, they have been able to develop the notion of security community among themselves. Why notion of security community have been developed among the nation of Western Europe? So he says that the reason for developing the notion of security community is greater interaction among people, greater social interaction. Since people are interacting with each other more and more, and that is why these societies and these countries, they are not looking at each other's as threat, rather they are looking at each others as an opportunity. समझ लो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब बेसिकली इनका ये कहना है कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के बारे में इन्होंने सिक्योरिटी कम्युनिटी का नोशन दिया है. नाउ व्हाट इज मेंट बाय द नोशन ऑफ सिक्योरिटी कम्युनिटी? We mean by the notion of security community is that since there is greater social interaction among the members of countries, समझो मेरी बात, since there is greater social interaction among the members of countries, since there is greater social interaction among citizens, so citizens have been able to develop the notion of we feeling. समझ लो मेरी बात,
वी फीलिंग का क्या मतलब है? सिटीजन्स एक दूसरे को थ्रेट के तौर पर नहीं देख रहे हैं, रादर सिटीजन्स एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के तौर पर देखते हैं। और कार्ल ड्यूस ने कहा कि इस सोशल इंटरेक्शन के लिए, इस सिक्योरिटी कम्युनिटी के नोशन के लिए किसी भी रीजन में कुछ बातें बहुत ज़रूरी है, जिसमें से सबसे पहली बात है देयर शुड बी हाई लेवल ऑफ सोशल इंटरेक्शन। अगर हाई लेवल ऑफ सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा तो दो कंट्री के बीच में रिलेशनशिप कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता है। रिलेशनशिप नॉर्मल होने के लिए there is a need of very high amount of social interaction. There is a need of very high amount of people to people contact. If there is less people to people contact, so notion of security community would never emerge. And then second, he says that there is a need of greater social mobility. There is a need of greater social mobility. Social mobility among countries. लोगों के बीच में जितना ज़्यादा सोशल मोबिलिटी होगा उतना बेहतर है. सो देयर इज अ नीड ऑफ ग्रेटर सोशल मोबिलिटी, मतलब लोग मोबाइल होने चाहिए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होना चाहिए और बहुत ज़्यादा उनका मूवमेंट होना चाहिए. इससे क्या होगा? इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि दो कंट्री के बीच में जैसे ही लोगों का इंटरेक्शन बढ़ेगा उनका ट्रस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा एक दूसरे को लेकर, और फिर वो एक दूसरे को लेकर एक दूसरे को थ्रेट के तौर पर नहीं देखेंगे, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के तौर पर देखेंगे. एंड देयर शुड बी वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन ट्रांजैक्शंस. वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? तो वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन ट्रांजैक्शन का ये मतलब है कि उनके बीच में इंटर मैरिज बहुत फ्रिक्वेंट होना चाहिए, उनके बीच में फ्रेंडशिप होनी चाहिए, और एंड में उसने कहा कि देयर शुड बी कंपैटिबिलिटी ऑफ वैल्यूज. अगर कंपैटिबिलिटी ऑफ वैल्यूज नहीं है, अगर उनके वैल्यूज एक जैसे नहीं है, तो उस कंडीशन में दो लोगों के बीच में और दो कंट्री के बीच में देयर शुड बी कंपैटिबिलिटी ऑफ वैल्यूज. कंपैटिबिलिटी ऑफ वैल्यूज का क्या मतलब है? तो कंपैटिबिलिटी ऑफ वैल्यूज का मतलब है कि उनके वैल्यूज आपस में बहुत ज्यादा कंपैटिबल होने चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस और जर्मनी के वैल्यूज बहुत कंपैटिबल है, ब्रिटेन और फ्रांस के वैल्यूज बहुत कंपैटिबल है, लेकिन फ्रांस और रशिया के वैल्यूज कंपैटिबल नहीं है. रशिया और जर्मनी के वैल्यूज कंपैटिबल नहीं है, जर्मनी और ब्रिटेन के वैल्यूज जरूर कंपैटिबल है. तो जब तक वैल्यूज की कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तब तक ह्यूमन ट्रांजैक्शन बहुत कम होगा, ह्यूमन ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा नहीं होगा. समझ रहे हो मेरी बात? जैसे फॉर एग्जांपल इस बात के ज्यादा चांसेस हैं कि एक अमेरिकन अपनी शादी जर्मन से करना प्रेफर करेगा इन कंपैरिजन टू अ रशियन और अ चाइनीज और एन इंडियन. क्यों? वो जर्मन से करना इसलिए शादी करना इसलिए प्रेफर करेगा कि उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक है कि दोनों के बीच में वैल्यूज की कंपैटिबिलिटी है. समझ रहे हो मेरी बात? दोनों के वैल्यूज सिमिलर हैं, दोनों डेमोक्रेसीज हैं, मल्टीपल लेवल पर दोनों कंट्रीज के लोगों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है. कार्ल ड्यूस का कहना है कि in order to develop the notion of security community, it is imperative that nation states they should collaborate with each others at multiple level. If they are unable to collaborate with each others at multiple level, then the notion of security community would never emerge. समझ रहे हो मेरी बात? जैसे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के बीच में सिक्योरिटी कम्युनिटी का नोशन इमर्ज हुआ है, उस तरीके का नोशन कभी भी इमर्ज नहीं हो सकता है दो कंट्री के बीच में. ये जरूरी है कि उनके बीच में आपस में कोलैबोरेशन होना चाहिए, वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, मल्टीपल एरियाज में कोलैबोरेशन और इंटरेक्शन होना चाहिए. देन ओनली यू वुड बी एबल टू डेवलप ट्रस्ट अबाउट ईच अदर्स. अदरवाइज ट्रस्ट वुड बी मिसिंग. Contribution of John Burton. पहला, जॉन बर्टन का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? तो जॉन बर्टन ने कहा आज अगेंस्ट द बिलियर्ड्स बॉल मॉडल ऑफ रियलिस्ट. रियलिस्ट का बिलियर्ड्स बॉल मॉडल क्या है?
तो मैंने आपको पहले बिलियर्ड्स बॉल मॉडल के बारे में बताया है। मैंने कहा है कि रियलिस्ट ये मानते हैं कि जैसे बिलियर्ड्स के गेम में बॉल्स आपस में कोलाइड करते रहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? यही होता है ना, स्नूकर आपने खेला होगा या बिलियर्ड्स आपने खेला होगा, तो उसमें बॉल्स दे कीप ऑन कोलाइडिंग विथ ईच अदर्स। हर बॉल एक दूसरे के साथ कोलाइड करता रहता है। वैसे ही रियलिस्ट के हिसाब से नेशन स्टेट्स भी आपस में कोलाइड करते रहते हैं, उनके बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है मल्टीपल लेवल पर। किसी भी नेशन के बीच में कोऑपरेशन नहीं हो पाता है। जॉन बर्टन ने कहा कि नहीं, दुनिया ऐसी नहीं है कि जहां नेशन स्टेट्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, जहां नेशन स्टेट्स के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। वर्ल्ड इस तरीके से नहीं है जैसा रियलिस्ट ने वर्ल्ड को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। बेसिकली रियलिस्ट ने वर्ल्ड को किस तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, तो उन्होंने ये माना है कि नेशन स्टेट्स बिलियर्ड बॉल की तरह से एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और एक दूसरे के साथ हमेशा कन्फ्लिक्ट में होते हैं। जॉन बर्टन का ऐसा मानना है कि नहीं, नेशन स्टेट आपस में कोलाइड नहीं करते हैं, हर समय कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन नहीं होता है। एंड ही वेंट ऑन टू गिव हिज कॉबवेब मॉडल। In his cobweb model, John Burton says that nation states are not colliding with each others. इनके बीच में ऐसा नहीं कि कोलिजन चल रहा है। नेशन स्टेट्स के बीच में, नेशन स्टेट्स के बीच में कोलिजन नहीं चल रहा है। नेशन स्टेट्स एक दूसरे के साथ मल्टीपल लेवल पर कोलैबोरेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके बीच में कोलिजन चल रहा है। समझ गए मेरी बात? इनके बीच में दे आर नॉट कोलाइडिंग विथ ईच अदर्स, देयर इज एब्सोल्युटली नो कोलिजन. In fact, the world has become like a cobweb model in which nation states are interacting with each others at multiple level. और उस इंटरेक्शन के पीछे टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है, लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है, स्टेट्स का भी बहुत बड़ा रोल है. That all units are not colliding with each others, rather those units are collaborating with each others, those units are interacting with each others. समझ गए मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कॉबवेब मॉडल का ये कहना है कि जॉन बर्टन का कंट्रीब्यूशन है कि रियलिस्ट जो कहते थे कि इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ बिलियर्ड्स बॉल मॉडल. That's not the true depiction of international politics. International politics is not only about conflict. International politics is also about cooperation. And then he went on to give his cobweb model. Under his cobweb model, he says that nation states are at multiple level. और नेशन स्टेट एक दूसरे के साथ मल्टीपल लेवल पर लगातार कोलैबोरेट कर रहे हैं, लगातार इंटरैक्ट कर रहे हैं, लोग आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए लोग, बेसिकली सोसाइटीज आपस में इंटरैक्ट कर रही है, उनके बीच में कल्चरल इंटरैक्शन हो रहा है, नेशन स्टेट्स के बीच में पॉलिटिकल इंटरैक्शन हो रहा है. सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज वेरी मच लाइक द कॉबवेब मॉडल वेयर इंटरैक्शन इज टेकिंग प्लेस एट मल्टीपल लेवल, collaboration is taking place at multiple level. Institutionalism. Proponent of liberal institutionalism is Woodrow Wilson. Proponent is Woodrow Wilson. क्या कहता है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म? ये कहता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम जंगल टू जू. इसके बारे में कल भी मैंने आप लोगों से बात किया था. जंगल टू जू. So in jungle there is no law. Might is right in jungle prevails. The one who is more powerful, might is right prevails. The one who is more powerful will dominate everything. So here might is right prevails. तीसरा, in case of jungle, there is no pattern behavior.
no pattern. But in case of zoo, everything is patterned, everything is regulated, and everything is patterned. Likewise, Woodrow Wilson says that with the presence of international institutions, everything in international politics would be regulated and will become patterned. It will not remain abrupt, it will not remain something that cannot be predicted. So everything would become predictable, everything would become patterned, and everything would be run as per the rule of law. So these institutions are an important factor to ensure peace at global level, peace at regional level. So everywhere at international level, peace would prevail provided you have an organization that has got the power to ensure peace at global level. Theory of interdependence. Theory of interdependence क्या है? तो बेसिकली थियोरी ऑफ इंटरडिपेंडेंस इस बात पर फोकस करता है कि किस तरीके से नेशन स्टेट्स के बीच में आपस में कोऑपरेशन होने के बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाया जा सकता है. तो द प्रोपोनेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस इज रोजक्रेंस. द प्रोपोनेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस इज रोजक्रेंस. So Rosecrans are of the view that nation states need to be. Rosecrans talks about collaboration among nation states happens when there is greater interaction among people. If there is greater interaction among people, अगर लोगों के बीच में ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि नेशन स्टेट्स के बीच में भी कोलैबोरेशन बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा. पॉइंट नंबर 1, अगर लोगों के बीच में कोलैबोरेशन बढ़ रहा है तो नेशन स्टेट्स के बीच में भी बहुत ही सिग्निफिकेंटली इंटरेक्शन बढ़ जाना है. पहला पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि नेशन स्टेट्स के बीच में म्यूचुअल डिपेंडेंस होता है और ये म्यूचुअल डिपेंडेंस अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द सोशल इंटरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, countries of North America like USA and Western Europe, USA, Canada on one hand, and countries of Western Europe on the other hand, there is very high amount of interaction between the people of US, Canada and people of Western Europe, and hence these countries have been able to develop the notion of trading states among themselves. So the moment you have developed the notion of trading states, that will automatically minimize conflict between or amongst nation states. Nation states के बीच में ये automatically conflict को minimize कर देगा. The moment you have greater interaction between people or amongst people, लोगों के बीच में जैसे ही interaction बढ़ जाएगा वैसे ही the concept of trading state is significantly, the concept of trading state is going to minimize conflict further in societies. For example, countries of Western Europe and America, they are interdependent on each others at multiple level. कि वो economically, politically, socially, at every level they are interdependent among each others. हाँ, सारी थियरी के बीच में कोलैबोरेशन तो बिल्कुल है. सारांश इसमें कोई सारी थियरीज के बीच में एक अंडरलाइंग थीम कॉमन है. सारांश ने कहा कि सारी थियरी एक जैसी लग रही है. सारी थियरी एक जैसी लगने के पीछे रीजन ये है कि ये सब लिबरल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्ट्रैंड्स हैं. समझ रहे हो? ये सब लिबरल स्कूल के ही स्टैंड्स हैं, जिसकी वजह से सारी थियरी में एक अंडरलाइंग असम्पशन क्या है कि नेशन स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए और नेशन स्टेट्स के बीच में अगर कोऑपरेशन होगा
तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक किया जा सकता है. सो ऑल नेचर ऑफ मैन. ठीक है. अरे मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक्चरल अलग है, स्ट्रेटेजिक अलग है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव रियलिज्म अलग है. समझ रहे हो? ये जो अलग अलग छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो स्कॉलर्स ने दिए हुए हैं, समझे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. चलो, ये इंटरडिपेंडेंस वाला कंसेप्ट समझ में आया? हाँ, दे आर इंडिपेंडेंट, लेकिन उनके बीच में कन्फ्लिक्ट बहुत है. चाइना के ऊपर तो आज के डेट में सब कुछ डिपेंडेंट है. इनफैक्ट सारी सप्लाई चाइना से ही आती है पूरे वर्ल्ड में. तो चाइनीज अगर कोई भी एक एक्शन लेते हैं तो वो पूरे वर्ल्ड को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर पाने वाले कंडीशंस में होते हैं. ट्रेडिंग स्टेट जिनके बीच में ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होता है, जिनके बीच में बिजनेस होता है, जिनके बीच में हाई लेवल ऑफ सोशल इंटरेक्शन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके बीच में बिजनेस भी तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बिजनेस का सारा गेम कॉन्फिडेंस पर ही होता है. ये रोजक्रेंस का कहना है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ. समझो मेरी बात? मतलब हर किसी का अपना व्यू पॉइंट होता है. ये रोजक्रेंस का व्यू पॉइंट है. ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें रोजक्रेंस के व्यू पॉइंट से सहमत होना ही है, तुमको अग्री होना ही है. इफ़ यू वांट, यू कैन डिसएग्री विद द व्यू पॉइंट ऑफ रोजक्रेंस एज वेल. The concept of complex interdependence model was given by complex interdependence. Dependence model was given by Keohane and Nye. Keohane, Robert Keohane and Joseph Nye. They have given this concept, that this concept is different from the concept of interdependence. Different from interdependence. How this concept is different from interdependence? Because the concept of interdependence, it focuses mainly on economic aspects. समझो मेरी बात? It focuses mainly on economic aspects, whereas the concept of complex interdependence, it focuses not only upon economic aspect, but it focuses upon other aspects as well. That involves economic aspects, political aspects, cultural aspects, political aspects, cultural aspects, etc. So the focus of complex interdependence is not only upon economic cooperation, but the focus is upon economic cooperation along with other types of cooperation like political cooperation, cultural cooperation. So they want cooperation in multiple areas. They also focuses upon people to people contact, and they are of the view that today's society is connected at multiple level, and there is simply too much of traffic on those intersection point. For example, American society is today integrated with or connected with Indian society, and Indian society is today connected with American society, American government. तो कोई भी दो सोसाइटी आपस में एक दूसरे से एकदम अलूफ नहीं है. अमेरिकन सोसाइटी का कोलैबोरेशन इंडिया की सोसाइटी के साथ है, इंडिया की सोसाइटी अमेरिका की गवर्नमेंट के साथ है. तो मल्टीपल लेवल पर आज के डेट में इंटरेक्शन चल रहा है. इट इज़ नॉट अ नॉर्मल इंटरेक्शन लाइक व्हाट रोजक्रेंस सेड, that you need to have economic cooperation with each others. Economic cooperation is only one of the aspects. इनका ऐसा मानना है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज नॉट एवरीथिंग, इट इज ओनली वन ऑफ द एस्पेक्ट्स, एंड अदर एस्पेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट
to look at the existing realities of international politics. So existing realities of international politics, it cannot be defined only in terms of economics. अगर तुम केवल इकोनॉमी के प्रिज्म से देखने की कोशिश करोगे एग्जिस्टिंग रियलिटी को, तो तुम समझ नहीं पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, आज के डेट में इंडिया और अमेरिका के बीच में कोलैबोरेशन इज एग्जिस्टिंग एट मल्टीपल लेवल. सो कोलैबोरेशन इज एग्जिस्टिंग इन एरियाज ऑफ डिफेंस, पीपल टू पीपल टाइज, सिविल सोसाइटी इंटरैक्शन, यूनिवर्सिटीज के बीच में इंटरैक्शन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मल्टीपल लेवल पर कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज टेकिंग प्लेस. तो क्यूहेन एंड नाई ने अपनी बुक पावर एंड इंटरडिपेंडेंस में ये बताया है कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है क्या. सो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, द कंसेप्ट is in itself self-explanatory. It says that interdependence that is existing between or amongst countries, it is existing at multiple level. It is the result of multiple variables. It is the result of multiple factors. So they talk about economic cooperation, they talk about political cooperation, and they talk about other types of cooperation as well. हाँ, ये क्लियर है जो मैं अभी समझा रहा हूं? जल्दी बताओ. कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस. आज इतनी बारी शुरुआत में ग्लिच आया, एकदम मेरा भी दिमाग ना फ्यूज कर गया. होता क्या है कि बार बार तुम कमरे से बाहर जा रहे हो, फिर अंदर आ रहे हो, तो इतने सारे ग्लिचेस को देखने के बाद ना आपका भी एकदम दिमाग ना फ्यूज कर जाता है. अगर जैसे कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, जैसे और दिन क्लास में कैसा होता है कि स्टूडियो में आपने एंट्री किया और नेशन कंट्री कुछ भी यूज कर दो, तीनों में से कोई दिक्कत नहीं है. कैफ, इस पर रिसर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है. नेशन भी यूज कर सकते हो, कंट्री भी यूज कर सकते हो और स्टेट भी यूज कर सकते हो. चलो, कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि ये इतना सीधा साधा नहीं है. कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है, हाँ स्माइल सच कह रहे हो, मेरी गायब हो गई थी. नॉर्मली ऐसा होता है ना, तो कंफ्यूजन का स्टेट क्रिएट हो जाता है कि मान लिया तुम पढ़ा रहे हो, अचानक से उधर से बच्चा कह रहा है कि बफरिंग हो रही है, या कोई बच्चा बोल रहा है कि आवाज नहीं आ रही है, तो ना कंफ्यूज हो जाता है माइंड. अब बार बार 4 बार अंदर बाहर तुम कमरे के करते रहो तो उसमें दिमाग एकदम कंफ्यूज हो जाता है. तो अब उसी में मैनेज करना है. हाँ, इग्नू एमए मटेरियल नहीं हो पाएगा सिमरन. इग्नू एमए मटेरियल थोड़ा मुश्किल होगा, वो नहीं हो पाएगा. वो आपको अपने से अमेजोन से मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है. समझ रहे हो, अमेजोन से मिल जाएगा. मैं स्पीकर वाला ये लगा करके ही बाहर चला गया था, तो मुझे लगता है कि मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही थी जो मैं वहां पर स्टूडियो पर्सन के साथ डिस्कस कर रहा था. अच्छा, तो इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं. अभी किसी ने मेरे से पूछा कि सर इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, तो बेटे इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं. आप पिछले वाले स्लाइड पर एक बार जाओ जरा. पिछले वाले स्लाइड पर आप आराम से पढ़ना, जो आपको नोट्स लिखवाया हुआ है. नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, कल फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे और कल फिर समझा दूंगा आपको. अभी आप इस तरीके से समझो कि मैंने अभी आपको क्या बताया इंटरडिपेंडेंस वाले कंसेप्ट में, दैट इट फोकसेस मेनली अपॉन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज. कि कंट्रीज के बीच में सोशल इंटरैक्शन होता है, म्यूचुअल डिपेंडेंस हो जाता है, और ट्रेडिंग कंसेप्ट का कंसेप्ट दिया इसने, और कहा कि उनके बीच में इकोनॉमिक इंटरैक्शन बहुत हाई लेवल का है. लेकिन कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस कहता है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन तो केवल एक एस्पेक्ट है, बाकी के एस्पेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. तो कहता है कल्चरल इंटरैक्शन भी बहुत हाई लेवल का है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी बहुत हाई लेवल का है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी बहुत हाई लेवल का है. ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. समझ गए मेरी बात? ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. चाहे वो कल्चरल इंटरैक्शन हो, चाहे वो पॉलिटिकल इंटरैक्शन हो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हो, ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट. तो इसका ये कहना है कि जो इंटरैक्शन हो रहा है नेशन स्टेट्स के बीच में, वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ गई है. इट इज नॉट अ सिंपल इंटरैक्शन बिटवीन नेशन स्टेट्स. दिस इंटरैक्शन इज टेकिंग प्लेस एट मल्टीपल लेवल. सोशल लेवल पर भी इंटरैक्शन हो रहा है, इकोनॉमिक लेवल पर भी इंटरैक्शन हो रहा है. You have political interaction as well. It is taking place at multiple level. समझ गए अब? हाँ, सारे बच्चों को क्लियर है ये पॉइंट?
जो मैंने आपको कहा था कि क्यों इसको कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं, गोल्डन आर्चेस थियरी। ये थॉमस एल फ्रीडमैन की थियरी है, गोल्डन आर्चेस थियरी। द थियरी हैज बीन गिवन बाय थॉमस एल फ्रीडमैन। इनके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है। He wrote two bestsellers. One, The World is Flat. Second, Hot, Flat and Crowded World. ये दोनों ही बेस्ट सेलर हैं. He is a journalist of New York Times. Thomas L. Friedman, a very famous personality. Thomas L. Friedman, he makes a very unique observation. And he says that when a country's economy is able to sustain, ध्यान से सुनना मेरी बात. He says that when an economy is able to sustain a chain of McDonald's, समझ गए मेरी बात? अगर किसी देश की इकोनॉमी चेन ऑफ मैकडोनल्ड को is able to sustain chain of McDonald's, तो ऐसी कोई भी इकोनॉमी एक दूसरे के साथ वॉर नहीं करेगी, एक दूसरे के साथ वॉर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? थॉमस एल फ्रीडमैन ने कहा कि जब तुम्हारी इकोनॉमी इस लेवल पर चली जाती है कि तुम चेन ऑफ मैकडोनल्ड को सस्टेन करने वाले पोजीशन में चले जाते हो, तो फिर वहां के लोग, पीपल डू नॉट प्रेफर वॉर, रादर दे प्रेफर टू वेट इन लाइन फॉर बर्गर। समझ गए? मतलब जिस देश की इकोनॉमी चेन ऑफ मैकडोनल्ड को सस्टेन करने के लायक हो जाती है, चेन ऑफ मैकडोनल्ड मतलब बर्गर खरीदने के लिए पैसा तो चाहिए ना, और वो पैसा स्पेयर मनी होना चाहिए कि तुम घर से बाहर जा रहे हो तो बर्गर खरीद सको। जिस कंट्री की इकोनॉमी चेन ऑफ मैकडोनल्ड को सस्टेन करने लायक हो जाती है, उन कंट्रीज में पीपल आर नॉट विलिंग टू गो फॉर वॉर विथ ईच अदर्स. No such country in the world have gone for a full-fledged war with each others. And he says that in such countries, people are willing to wait for burgers. समझ गए? तो प्रयागराज में पहली बारी जब मैकडोनल्ड खुला था ना, तो बताते हैं कि इलाहाबाद में जो पहला मैकडोनल्ड का शॉप खुला था, तो हम मैकडोनल्ड का बर्गर खाने के लिए हंगामा हो गया था। मतलब मारपीट का कंडीशन हो गया, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, लोग लाइन में लगे हुए थे सुबह से बर्गर खाने के लिए। इतना बर्गर बेच दिया मैकडोनल्ड वालों ने कि उन्होंने कहा बर्गर नहीं बचा है। आपको जान के हैरानी होगी कि लखनऊ फोन गया और लखनऊ से कहा गया कि भाई जो बर्गर है वो बचा, वो दे दो, पहुंचा दो वहां इलाहाबाद में, नहीं तो गोली चलने की नौबत आ जाएगी। सुबह से लोग लाइन में खड़े हैं बर्गर के लिए। बर्गर उनको नहीं मिलेगा तो वो ऐसा तमाशा करेंगे कि जैसा देश दुनिया ने आज तक नहीं देखा होगा। समझ रहे हो? उसके बाद स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट में लखनऊ से बर्गर आया और जितने लोग लाइन में खड़े थे उनको बर्गर मिला। उसके बाद सारे लोग अपने घर पर पहुंचे। ये है बर्गर का क्रेज। तो जब हम यहां पर बात कर रहे हैं, थॉमस एल फ्रीडमैन ने कहा कि जब कोई भी इकोनॉमी इज एबल टू सस्टेन द चेन ऑफ मैकडोनल्ड, ऐसी इकोनॉमी एक दूसरे के साथ वॉर नहीं करना चाहती है। पहले कार्ल ड्यूस का व्यू पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। कार्ल ड्यूस has also greatly contributed in the development of sociological liberalism, and he has tried to measure the extent of communication. He has tried to measure the extent of communication among people, and he has taken the case study of North Atlantic area. That is, he has taken the case study of North America, and North America matlab America and Canada and Western European countries. And Carl Deuce has tried to measure the amount of communication that exists between people and how this communication
it has resulted into the peace among nation states. This communication has resulted into peace among nation states. In fact, increasing communication among countries of Western Europe and North America, it has resulted into the creation of a Pacific Union among nation states, in which nation states are not looking at each other's as a threat, rather than they are looking at an opportunity. So he says, Carl Deuce says that this kind of Pacific Union, it exists between or amongst countries which have one, wide range of human transactions. Wide range of human transaction मतलब, इसका मतलब है कि जो ह्यूमन ट्रांजैक्शन हो रहा है ये मल्टीपल लेवल पर हो रहा है. मल्टीपल लेवल पर ह्यूमन ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया कि पॉलिटिकल ट्रांजैक्शंस भी हो रहे हैं, सोशल ट्रांजैक्शंस भी हो रहे हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस भी हो रहे हैं. सो वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन ट्रांजैक्शन that involves political cooperation, even social cooperation. For example, marriage is very frequent among the members of these countries, and economic cooperation. Cooperation that is taking place between the economic entities of these areas. So he says that large amount of social communication has resulted into the establishment of Pacific Union in a Pacific Union between Western European countries and North American countries, especially United States of America and Canada. So Western Europe or America or Canada के बीच में there is a sort of Pacific Union. It means that countries, they do not look at each other as threat. There is no strategic dilemma. And why this kind of notion has emerged? So this kind of notion, according to Carl Deuce, has emerged because of huge amount of interaction between people. Since there is a wide range of interaction between people, there is compatibility of values, and that is why these countries, they have collaborated at multiple levels. There is also compatibility of values. Now, what do we mean by compatibility of values? That all these are democracies, all these societies, they adopt free market economy, all these principles of free market economy, all these societies, they follow the principles of constitutionalism and rule of law. So this is the contribution of Carl Deuce. Question का आंसर. दूसरे क्वेश्चन का आंसर है सिक्योरिटी कम्युनिटी. सिक्योरिटी कम्युनिटी उन जगहों पर होता है, इमर्ज होता है, जहां पर लोगों के बीच में इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा होता है. अगर लोगों के बीच में इंटरैक्शन कम होगा, अगर कंपैटिबिलिटी और वैल्यू नहीं है, सारी बातें होनी चाहिए. पहला, पीपल इंटरैक्शन शुड बी वेरी हाई. पीपल्स interaction should be very high. Second, there should also be compatibility of values. There should also be compatibility of values. अगर compatibility of values नहीं है, then there is a problem. So there should be compatibility of values, and there should be wide-ranging human transactions. So human transactions, it should take place in multiple areas. समझ रहे हो मेरी बात? So basically this concept is related to the concept of concept given by Carl Deuce itself. And then third one is Cobweb model. John Bolton has given the concept of Cobweb model. क्या कहा है जॉन बोल्टन ने? तो जॉन बोल्टन ने कहा कि रियलिस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखते हैं. रियलिस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बिलियर्ड्स बॉल मॉडल के नजरिए से देखते हैं. बिलियर्ड बॉल मॉडल क्या है? तो ये मॉडल है जैसे कि बिलियर्ड्स के गेम में बॉल्स कीप ऑन कोलाइडिंग. That is how nation states, they keep on colliding with each others. And nation state, they look at each others
into antagonistic relationship, मतलब उनके बीच में कोऑपरेशन एक वर्च्यू नहीं है, रादर कॉन्फ्लिक्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके बीच के कोऑपरेशन का। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जॉन बर्टन ने यह कहा कि एज अपोज टू द बिलियर्ड्स बॉल मॉडल गिवन बाय रियलिस्ट, ही हैज टॉक्ड अबाउट कॉबवेब मॉडल। कॉबवेब मॉडल मीन्स that countries and societies they are interacting at multiple level पर interact करने का क्या मतलब है? multiple level पर interact करने का मतलब है कि उनके बीच में interaction, social interaction बहुत हाई है, individuals के बीच में interaction बहुत हाई है, उनकी गवर्नमेंट के बीच में interaction बहुत हाई है, उनकी यूनिवर्सिटीज के बीच में interaction बहुत हाई है, इकोनॉमिक इंटरेक्शंस इकोनॉमिक एंटिटीज के बीच में बहुत ज्यादा हो रहा है। सो बेसिकली कॉबवेब मॉडल ये कहता है कि सोसाइटीज एक दूसरे को इंटरसेक्ट मल्टीपल लेवल पर करती हैं। अभी सोसाइटी को देखने का नजरिया केवल ये नहीं होगा कि ये गवर्नमेंट ए है और ये गवर्नमेंट बी है और किसी बात से कोई मतलब नहीं, गवर्नमेंट ए गवर्नमेंट बी से बात कर रही है और गवर्नमेंट बी गवर्नमेंट ए से बात कर रही है, ऐसा नहीं होगा। यहां पर जो इंटरेक्शन हो रहा है कॉबवेब मॉडल में, वो लोग भी एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक एंटिटीज भी एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के लोग भी एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली सिविल सोसाइटी का इंटरैक्शन बहुत ज्यादा हाई है इन कॉबवेब मॉडल। कॉबवेब मॉडल में कोई भी आइसोलेशन में नहीं रहता है। जो प्रेजेंट मॉडल ऑफ ग्लोबलाइजेशन कैन ऑल्सो बी कैरेक्टराइज बाय द एग्जाम्पल ऑफ कॉबवेब मॉडल, कि जिस तरीके से कॉबवेब मॉडल है उसी तरीके से हम प्रेजेंट मॉडल ऑफ ग्लोबलाइजेशन को देख सकते हैं। एंड देन थर्ड वन पूछा है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था, द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस वाज गिवन बाय रॉबर्ट क्यूहेन एंड जोसेफ नाई in their book Power and Interdependence. But the concept of complex interdependence is different from model of interdependence given by Rosecrans. How? So concept of complex interdependence, it does not talk about only economic relationship between two states like the concept of interdependence talks about. Concept of interdependence कहता है ट्रेडिंग स्टेट्स के बारे में बात करता है कि नेशंस के बीच में इकोनॉमिक इंटरेक्शन ज्यादा होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस केवल इकोनॉमिक इंटरेक्शन के बारे में बात नहीं करता है। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इट टॉक्स अबाउट हायरार्की ऑफ इश्यूज। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब अगर आप पूरी थियरी को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो हर थियरी में आपको 2-3 बातें यूनिक दिखेंगी जिससे डिफरेंशिएट हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में हायरार्की ऑफ इश्यूज के बारे में बात होती है, जबकि इंटरडिपेंडेंस में केवल इकोनॉमिक रिलेशनशिप के ऊपर बात होती है। जो मैक्सिमम एम्फोसिस है इंटरडिपेंडेंस मॉडल में वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप के ऊपर है, जबकि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में जो एम्फोसिस है दैट इज नॉट ओनली ऑन व्हाट यू कॉल इकोनॉमिक रिलेशनशिप, दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स, बट देयर आर हायरार्की ऑफ इश्यूज। पॉइंट क्लियर है सारे बच्चों को? जल्दी बताओ। ये जो समझाया है ये सारे बच्चों को क्लियर हो गया? हाँ, वही तो समझा रहा हूं रिसर्व। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, मुझे पता था कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस में तुम लोगों को डिफरेंस में नहीं समझ में आएगा। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में तो केवल इकोनॉमिक रिलेशनशिप के बारे में बात होता है, नोट्स में भी आपको लिखवाया हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन सॉरी, इंटरडिपेंडेंस के कंसेप्ट में। लेकिन कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में इकोनॉमिक रिलेशनशिप इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स, अ नंबर ऑफ अदर वेरिएबल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। समझ गए रिसर्व? शिवांश ने क्वेश्चन पूछा फंक्शनलिज्म में टाइम का कोई जिक्र नहीं है क्या? नहीं, टाइम का कोई जिक्र नहीं है फंक्शनलिज्म में। डेमोक्रेटिक पीस थियरी, अभिषेक को तो यह भी लग रहा होगा कि ये डेमोक्रेटिक पीस थियरी कहीं सिलेबस के बाहर की चीज तो नहीं पढ़ा रहे हैं सर। बेटे अभिषेक, क्लास में हेलमेट पहन के मत बैठा करो, हेलमेट उतार के बैठा करो, नहीं तो जो पढ़ाऊंगा ना टकरा के बगल में गिर जाएगा। समझ गए? तुमको मैं समझ रहा हूं इसका क्वेश्चन कहां से आ रहा होगा कि डेमोक्रेटिक पीस थियरी, सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, ये तो सिलेबस में दिया ही नहीं है, क्लास में ये पढ़ा कैसे रहे हैं? अरे मेरे भाई, सिलेबस में सब टॉपिक्स होते हैं टॉपिक के अंदर, क्योंकि तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चपरासी की तैयारी कर रहे होते तो ये नहीं पढ़ाता मैं। समझ रहे हो? चपरासी की तैयारी कर रहे होते तो केवल हेडिंग लिखता लिबरल थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स।
तुम बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसलिए तुमको सब हेडिंग करवा रहा हूं। उसके दिमाग में पक्का भी चल रहा होगा कि ये तो है ही नहीं सिलेबस में लिखा हुआ, ये कहां से पढ़ा रहे हैं ये, समझ रहे हो? उसके पक्का उसके दिमाग में ये लग रहा होगा पाठक जी के कि सिलेबस में है ही नहीं, तो डेमोक्रेटिक पीस थियरी पढ़ा कैसे रहे हैं क्लास में। तो हेलमेट पहन के अब आगे से मत बैठना, हेलमेट उतार के क्लास में बैठो, ताकि दिमाग के अंदर तुम्हारे कुछ जाए, समझ गए? दिमाग के अंदर तुम्हारे तभी घुस पाएगा, नहीं तो घुसेगा कुछ नहीं। और उसके बाद जाके कहोगे अच्छा नहीं पढ़ाए हैं। जो पढ़ाया जा सकता है मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट पे मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से। अभी थोड़े दिन में तुम्हारी क्लासेस में 4 घंटे करने वाला हूं, समझ रहे हो? तब दूध का दूध और पानी का पानी पता चलेगा। डेमोक्रेटिक पीस थियरी, डेमोक्रेटिक पीस थियरी क्या है पहले यह समझो कि डेमोक्रेटिक पीस थियरी को हम लोग रिपब्लिकन लिबरलिज्म भी बोलते हैं। इसके प्रोपोनेंट है माइकल डॉयल, प्रोपोनेंट इज माइकल डॉयल, माइकल डॉयल। डेमोक्रेटिक पीस थियरी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, अब फिर ध्यान रखना, जो भी लिबरल थियरी में मॉडल पढ़ाया है मैंने तुमको, वो सब लिबरल थियरी के मॉडल में कहीं ना कहीं कॉमन बातें बोली गई है। तो इसलिए इसमें भी कोई बहुत नई बातें नहीं बोली गई है, इसमें भी कॉमन बातें बोली गई है। एक आध दो एक्स्ट्रा बातें ये बोलते हैं, समझ रहे हो? किसी ने 4 बातें बोली है, किसी ने एक बात। जैसे इंटरडिपेंडेंस मॉडल में इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर फोकस है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन के साथ साथ बाकी कोऑपरेशन पर भी फोकस है, समझ गए मेरी बात? कॉपबेब मॉडल में बाकी चीजों के कोऑपरेशन पर भी फोकस है, मतलब एक आध दो एक्स्ट्रा बातें कही गई है, बाकी सबने बातें कॉमन कही है और सेम कही है। इस बात को ध्यान में रखना। तो प्रोपोनेंट इज माइकल डॉयल एंड ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इमैनुअल कैंट। इमैनुअल कैंट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है दैट इमैनुअल कैंट was a 19th century German philosopher, a great German philosopher, an amazing personality। और इमैनुअल कैंट ने एक पैम्फलेट लिखा था जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था पहले कि उस पैम्फलेट का नाम था परपेचुअल पीस। इमैनुअल कैंट के पैम्फलेट का क्या नाम था? परपेचुअल पीस। परपेचुअल पीस पैम्फलेट में इमैनुअल कैंट ने क्या लिखा था? तो परपेचुअल पीस पैम्फलेट में इमैनुअल कैंट ने यह बात किया है कि किस तरीके से एक जोन ऑफ पीस क्रिएट करवाया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। और यह जोन ऑफ पीस क्रिएट करने के लिए इमैनुअल कैंट ने कहा कि यह जरूरी है कि वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस को अगर वॉर अवॉइड करने हैं तो वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस को आपस में कोलैबोरेट करना होगा, और वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस को 2 बातें अडॉप्ट करनी होंगी अगर उनको पूरे वेस्टर्न यूरोप को जोन ऑफ पीस में कन्वर्ट करना है। तो पहली बात इमैनुअल कैंट ने कही कि डेमोक्रेसी उनको अडॉप्ट करना होगा, और दूसरी बात इमैनुअल कैंट ने कही कि फ्री मार्केट इकोनॉमी और फ्री ट्रेड एरिया उनको बनाना होगा। फ्री ट्रेड एरिया वो बनाएंगे और डेमोक्रेसी अडॉप्ट करेंगे तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में भी पीस इंश्योर किया जा सकता है। समझ गए मेरी बात? माइकल डॉयल ही पिक्ड अप द थ्रेड फ्रॉम थियरी ऑफ इमैनुअल कैंट, और माइकल डॉयल ने यह कहा कि पीस के लिए क्या जरूरी है। तो माइकल डॉयल ने यह कहा कि डेमोक्रेसीज do not go for war with each others. Democracies, especially constitutional democracies, those democracies which are being run by constitution, they do not go for war with each other. वो go for war with each others. क्यों ये एक दूसरे के साथ वॉर नहीं करते हैं?
तो ये एक दूसरे के साथ वॉर इसलिए नहीं करते हैं कि इनका एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। इनका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव ये है that democracies are responsible to their own people and they are also responsible to international community। अगर कोई भी डेमोक्रेसी है तो वो डेमोक्रेसी इज रिस्पॉन्सिबल टू इट्स ओन पीपल। वो डेमोक्रेसी इज रिस्पॉन्सिबल टू इट्स ओन पीपल। वन, पहला, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू इट्स ओन पीपल। एंड दूसरा, जो भी डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू इंटरनेशनल कम्युनिटी। जब तुम डेमोक्रेसी होते हो तो तुम अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की गवर्नमेंट अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती है। इंडिया की गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया की गवर्नमेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ रहे हो मेरी बात? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is responsible to its own people and government of India is also responsible to international community. So Michael Doyle says that no such constitutional democracies so far have gone for a full-fledged war with each others. If they are constitutional democracies, they do not like to go for war with each others. तो अगर हमें पीस प्रिवेल करवाना है, माइकल डॉयल ने कहा कि डेमोक्रेसी प्लेज अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग पीस एंड इंश्योरिंग कोऑपरेशन। तो अब इस थियरी में भी अगर तुम बाकी के लिबरल मॉडल से कंपेयर करोगे तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि इस थियरी में माइकल डॉयल ने यह कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज दे डू नॉट लाइक टू गो फॉर वॉर विथ ईच अदर्स। क्योंकि इमैनुअल कैंट ने कहा था कि अगर तुम्हें जोन ऑफ पीस क्रिएट करना है तो जोन ऑफ पीस के लिए यू नीड टू हैव डेमोक्रेसीज। अगर कंट्रीज डेमोक्रेसीज अडॉप्ट कर ले तो उनके बीच में पीस प्रिवेल करेगा। माइकल डॉयल ने कहा कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज दे डू नॉट गो फॉर वॉर विथ ईच अदर्स। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ईच अदर्स, they are responsible to international community also, and they do not tend to behave in an irresponsible manner. And that is why these democracies they do not like to go for war with each other and they create conditions for peace. सारे बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है? गोल्डन आर्चेस थियरी ऑफ थॉमस एल फ्रिडमैन। थॉमस एल फ्रिडमैन क्या है? गोल्डन आर्चेस थियरी ऑफ थॉमस एल फ्रिडमैन। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी कंट्री जिसकी इकोनॉमी इज एबल टू सस्टेन अ चेन ऑफ मैकडोनल्ड, इकोनॉमी इज एबल टू सस्टेन अ चेन ऑफ मैकडोनल्ड, chain of McDonald, McDonald's, such countries have never gone for a war with each others। अब तुम यहां पर कहोगे, कल किसी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर रशिया और यूक्रेन दे हैव गॉन फॉर अ वॉर विथ ईच अदर्स। तो फिर वही बात है कि सोशल साइंसेस में कोई भी थियरी 100% एप्लीकेबल नहीं होती है। समझ रहे हो मेरी बात? कोई भी थियरी 100% एप्लीकेबल नहीं हो सकती है। सोशल साइंसेस में हर थियरी के अपने चैलेंजेस हैं विथ ईच अदर्स। हर थियरी कुछ जगह पे एप्लीकेबल होगी और कुछ जगह पे एप्लीकेबल नहीं होगी। एग्जाम्पल देने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है, सोशल साइंसेस जब हम पढ़ते हैं तो सोशल साइंसेस में हम ब्रॉडली ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये बात ट्रू है या नहीं है। इट इज नॉट लाइक फिजिक्स कि जहां जी का वैल्यू इज कांस्टेंट एट 99.99% ऑफ द प्लेसेस। समझ रहे हो मेरी बात? जो जी का वैल्यू है, जो ग्रेविटी का वैल्यू है, वो 99.99% ऑफ द प्लेसेस पर ट्रू है। बट दैट इज नॉट द केस विद सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस में एक स्कॉलर ने अपना व्यू पॉइंट तुम्हारे सामने रखा है, हो सकता है तुम उसको ना मानो। समझ रहे हो? हर किसी को क्रिटिसिज्म का राइट है सोशल साइंसेस में।
सोशल साइंसेस में इसीलिए हम लोग क्रिटिसिज्म पढ़ने की कोशिश करते हैं। समझ गए मेरी बात?